CH51 न्यू एंट्री दुआ कॉलेज के अंदर गई तो से अयान वहीं कॉलेज गेट पर मिल गया। अयान दुआ को देखकर बोला, कैसी हो रैबिट। अयान को देखकर दुआ ने अपना मुंह फुला लिया और उसे इग्नोर करके जाने लगी। ये देखकर अयान ने गहरी सांस ली और उसके पीछे गया और बोला, आई एम सॉरी यार, मानता हूँ गलती मेरी है यार, नहीं आ पाया तुमसे मिलने, मैंने बोला था, लेकिन तुम इस तरह मुझसे नाराज नहीं हो सकती। अयान की बात सुनकर दुआ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो अयान एक बार फिर से बोला, प्लीज़ कुछ तो रिप्लाई कर दो रैबिट, इस तरह इग्नोर करोगी तो कैसे काम चलेगा और मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। अयान की बात सुनकर दुआ एकदम से पलटी और अयान को देखकर बोली, क्यों चाहिए तुम्हें मेरा रिप्लाई, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मुझसे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क पड़ता होता तो कल तुम मुझसे मिलने आते नहीं आए, ना तुम मुझसे मिलने। दुआ की बात सुनकर अयान धीरे से बोला, आई एम सॉरी, नहीं आ पाया, कल मैं हॉस्पिटल में था, दादू को हार्ट अटैक आया था। अयान की बात सुनकर दुआ को जैसे एक झटका सा लगा। दुआ हैरानी से बोली, क्या, दादू को हार्ट अटैक आया था, अब वो ठीक तो हैं, और ये बात मिस्टर राजवंश ने मुझे क्यों नहीं बताई, वो सच में बेदिल है। तो अयान दुआ को देखकर बोला, शायद इसलिए भाई ने तुम्हें नहीं बताया होगा क्योंकि तुम परेशान हो जाती और वो नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। वैसे पता चला मुझे कि कल क्या हुआ, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, भाई बेदिल नहीं है, उनके पास भी दिल है। ये बोलकर अयान मुस्कुरा दिया तो दुआ मुंह बनाते हुए बोले, नहीं, वो बेदिल ही है, उनके पास कोई दिल नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दुआ की बात सुन अयान हंसते हुए बोला, एक तुम पहली हो जो भाई को ऐसे बोल रहे हो, अगर भाई ने सुन लिया ना कि तुम उनके बारे में ऐसा बोलती हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो दुआ अयान को देखकर बोली, पता चल गया, मैं उनके मुंह पर बोलती हूँ और मैं उसे डरती नहीं हूँ, जो तुम मुझे उनकी धमकी दे रहे हो। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मैं क्लास में जा रही हूँ, आज मुझे आउटडोर प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। तो अयान दुआ को देखकर बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो दुआ मना करते हुए बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, और डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ की बात सुन अयान ने अपना सर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम की तरफ ले गया। दुआ अपने क्लास में आई तो देखा सारे स्टूडेंट आ चुके थे और टीचर उसी का इंतजार कर रहे थे। टीचर दुआ को देखकर बोले, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे दुआ, अब हमें कंस्ट्रक्शन विजिट के लिए निकलना है, तो चला आओ। टीचर की बात सुनकर दुआ ने अपना सिर हिलाया और फिर वो सब लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल गए। वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो दुआ उस बिल्डिंग को देख रही थी जिस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम मिला था। कॉलेज ने उससे परमिशन ली थी कंस्ट्रक्शन विजिट के लिए, इसलिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। टीचर सब लोगों को कुछ समझा रहे थे। तभी दुआ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। दुआ ऊपर की तरफ देखते हुए जा रही थी। वो सारे स्टूडेंट से अलग आ चुकी थी और वो वहाँ चारों तरफ देख रही थी। तभी दुआ का पाँव एक गड्ढे में पड़ा और वो गिरने को हुई। उसके सामने वहाँ लोहे की रोड रखी हुई थी जो खड़ी थी। गिरने की वजह से दुआ की आंखें हैरानी से भी बड़ी हो गईं और उसकी सांस हलक में अटक गई। इससे पहले कि दुआ गिरती, किसी ने उसको पेट से पकड़कर थाम लिया। उसे शख्स का हाथ दुआ के पेट पर था और दुआ इस वक्त हवा में लटकी हुई थी। वो हैरानी से अपने नीचे की तरफ देख रही थी। जब वो नहीं गिरी तो दुआ ने गहरी सांस ली। तभी उस शख्स ने दुआ को ठीक से खड़ा किया और उसकी तरफ देखकर बोला, आर यू फाइन, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। दुआ अभी घबराई हुई थी। उस शख्स की आवाज़ सुनकर दुआ ने अपनी नज़रें उठाकर देखा और धीरे से बोली, या आई एम फाइन एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं भगवान को प्यारी हो जाती। दुआ की बात सुन वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे मत बोलिए, अगर आपके जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो दुनिया से थोड़ी सी खूबसूरती कम हो जाएगी, वैसे भी ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत नहीं है। उस शख्स की बात सुनकर दुआ अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। तभी वो शख्स अपना हाथ आगे बढ़कर दुआ की तरफ देखकर बोला, हेलो माय नेम इज़ शौर्य खुराना। तो दुआ उस शख्स को देखकर बोली, तो मैं क्या करूं, आप खुराना हो या पुराना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। इससे ज़्यादा आप मुझसे चिपकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे बिना मतलब में चिपकने वाले लोग पसंद नहीं है। दुआ की बात सुन शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा था आप दिखने में जितनी क्यूट हैं, आप उतनी क्यूट बातें भी करती होगी, लेकिन अब बातें तो तीखी करती हैं, एकदम तीखी मिर्ची की तरह। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने उसे घूरा और बोली, और मुझे क्यूट समझने की गलती मत करना। उसी वक्त दुआ के टीचर वहां आए और शौर्य को देखकर मुस्कुरा कर बोले, हेलो मिस्टर खुराना, वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ होंगे, और थैंक यू सो मच ये परमिशन देने के लिए कि हम आपके बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने स्टूडेंट को लेकर आ सकते हैं। टीचर की बात सुन शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, आपके स्टूडेंट हमारी कंट्री का फ्यूचर हैं और उनके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। खैर, आपके कुछ स्टूडेंट थोड़े बदतमीज भी हैं। शौर्य की बात सुन प्रोफेसर उसे देखकर बोले, बदतमीज, आपके साथ किसने बदतमीजी की क्या। प्रोफेसर की बात सुनकर शौर्य ने दुआ की तरफ देखा तो वहीं दुआ एकदम से हड़बड़ा गई। तो शौर्य ने अपनी नज़रें प्रोफेसर की तरफ घुमाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है, बाय द वे ये मेरा काम नहीं है किसी को जज करना, आपके स्टूडेंट है तो मैं कोई नहीं होता उन्हें जज करने वाला। खैर, आपका जब काम हो जाएगा तब आप चले जाएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है तो मैं चलता हूँ। वहां से निकल गया।
वहीं दुआ जाते हुए सॉरी को मुंह बनाते हुए देख रही थी। दुआ खुद से बोली, बड़ा आया जान पहचान बढ़ाने वाला, मुझे बदतमीज कहा उसने। आज तक कभी बेदिल राजवंश ने मुझे बदतमीज नहीं बोला, ये कौन होता है मुझे बदतमीज कहने वाला। शौर्य अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो कांच से दुआ को देख रहा था। दुआ को देखकर इस वक्त उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर उसने अपनी गाड़ी वहां से आगे बढ़ाई और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद दुआ भी अपने टीचर और बाकी स्टूडेंट के साथ कॉलेज पहुंच चुकी थी। दुआ ने अच्छे से अपने सारे क्लास अटेंड किए। क्लास खत्म होने के बाद दुआ अपने क्लासरूम से बाहर निकली तो अयान उसे वहीं बाहर खड़ा मिल गया। दुआ को देखकर अयान उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, कैसा था प्रोजेक्ट? तो दुआ ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अयान दुआ को देखकर बोला, अब घर चले। अयान की बात सुन दुआ ने उसे रोका और उसे देखकर बोली, मुझे दादू के पास ले चलोगे क्या? दुआ की बात सुन अयान ने हैरानी से दुआ को देखा और बोला, दादू के पास क्यों? तुम्हें दादू के पास क्यों जाना है? अयान की बात सुन दुआ धीरे से बोली, मुझे भी उनसे मिलना है। मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन उनकी तबीयत खराब है तो मुझे भी उन्हें देखने जाना है। बेदिल राजवंश तो मुझे कभी वहां नहीं ले जाएंगे। उनका कहना है बस घर में रहो, कहीं नहीं जाना है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुमने चलो ना। दुआ की बात सुन अयान ने गहरी सांस ली और उसे देखकर बोला, ओके फाइन, हम चल रहे हैं, लेकिन एक बार तुम भाई को तो बता दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिलहाल चलो हम चलते हैं। उसने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कॉलेज से बाहर आ गया। फिर उसने अथर्व को कॉल कर किया। 2-3 रिंग बाद अथर्व ने कॉल पिक किया तो अयान अथर्व से बोला, भाई वो मैं रैबिट को लेकर दादू के पास जा रहा हूँ। तो उधर से अथर्व बोला, क्यों? उससे बोलो उसे घर पहुंचना है तो चुपचाप डाक हिल जाए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अयान के फोन से थोड़ी बहुत आवाज़ दुआ को जा रही थी और दुआ ने अथर्व की आवाज़ सुन ली थी। तभी दुआ ने अयान के हाथ से फ़ोन छीना और अपने कान पर लगाकर हल्के गुस्से में बोली, क्यों? मुझे दादू से मिलने जाना है और मैं जाऊंगी और आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते। मैं घर दादू से मिलने के बाद आऊंगी, ठीक है? अगर आपको गुस्सा करना है तो आप गुस्सा कर लेना, लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगी। ओके बाय, घर आकर बात करती हूँ। इतना बोलकर दुआ ने बिना अथर्व की कोई बात सुने कॉल कट कर दिया। दुआ के ऐसे रिएक्शन पर अयान हैरानी से उसे देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुआ अथर्व से ऐसा कुछ कहेगी। वहीं कॉल कटने के बाद अथर्व ने एक नज़र अपने फ़ोन को घूरा और खुद से कहा, क्या ये मेरे लिटिल वाइफ थी? सीरियसली इसके तेवर तो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। इतना कहकर अथर्व हल्का सा मुस्कुराया और वहां से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दुआ अयान के साथ हॉस्पिटल गई तो उसे अनिरुद्ध से मिलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर भी जब उसे ये पता चला था कि अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है तो उसका मन अनिरुद्ध से मिलने का कर रहा था। दुआ अनिरुद्ध के वार्ड में गई तो अनिरुद्ध दुआ को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। दुआ धीरे से जाकर उनकी बगल में बैठ गई तो अनिरुद्ध दुआ को देखकर बोल, कैसी हो बेटा? मुझे लग नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। अनिरुद्ध की बात सुनकर दुआ हैरानी से उन्हें देख रही थी और दुआ ने अनिरुद्ध से पूछा, आप मुझे जानते हो? तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोले, जानता हूँ, ऑफकोर्स जानता हूँ। अब अपनी पोता बहू को नहीं जानूंगा तो किसे जानूंगा? वैसे ये बताओ, तुम्हारा खड़ूस पति भी तुम्हारे साथ आया है? अनिरुद्ध की बात सुनकर दुआ मुस्कुराते हुए बोली, उन्हें अपने काम से फुर्सत हो तब ना, मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी, वो सच में खड़ूस है। दुआ की बात सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुरा दिए। उन्होंने अयान की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। तभी दुआ अनिरुद्ध को देखकर बोली, आपको क्या हुआ था अंकल? दुआ के मुंह से अंकल सुनकर अनिरुद्ध ने हैरानी से उसे देखा और बोले, अंकल? मैं तुम्हें अंकल नजर आता हूँ? अरे भाई, दादा हूँ तुम्हारा तो दादू बोलो। अनिरुद्ध की बात सुनकर दुआ मुस्कुरा दी। उसे अनिरुद्ध से बात करके अच्छा लग रहा था। वो लोग उसी तरह वहां बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी लगभग 1.5 घंटे बाद अयान दुआ को लेकर डाक हिल वापस आया। वो बाहर से ही दुआ को देखकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कल कॉलेज में मिलूंगा, बाय। तो दुआ अयान को ताना मारते हुए बोली, हाँ जाओ, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होता है? गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना, उसी के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा। दुआ की बात सुनकर अयान ने दुआ के दोनों गालों को खींचा और बोला, गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा रहा हूँ, दादू के पास जा रहा हूँ। और यूनो ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही अब मैं कोई गर्लफ्रेंड बनाने वाला हूँ। अयान की बात सुनकर दुआ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और अयान को देखकर बोली, हर कोई एक जैसा नहीं होता अयान। तो अयान दुआ को देखकर बोला, आई नो, लेकिन अभी इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार धोखा मिलने के बाद दोबारा वही धोखा खाऊं, इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। खैर अब चलता हूं, इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। अंदर जाओ, भाई ऑफिस से आ गए होंगे, अभी तो तुम्हें डांट पड़नी बाकी है। तुमने भाई से किस तरह बात की थी ये तो याद होगा ना? अयान की बात सुनकर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तो इस सब के बारे में भूल ही गई थी और उस टाइम जोश जोश में उसने अथर्व से चिल्लाकर और गुस्से में बात की थी। अयान तो इतना कहकर वहां से भाग चुका था, लेकिन अब दुआ की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। दुआ ने अपनी थूक मिली और खुद से बोली, जाना तो पड़ेगा दुआ, यहाँ बाहर खड़े होकर भी काम नहीं चलने वाला, जो होगा वो देखा जाएगा।
दुआ धीमे कदमों के साथ अंदर पहुंची तो देखा अथर्व हॉल में ही बैठा हुआ था और वो कोई मैगजीन पढ़ रहा था। अथर्व ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, वो जिन कपड़ों में ऑफिस गया था उन्हीं कपड़ों में बैठा हुआ था। बस उसका ब्लेजर सोफे पर पड़ा हुआ था और उसकी शर्ट के आगे के 2 बटन खुले हुए थे और उसने अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था। वो अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। अथर्व को देखकर दुआ को डर लगने लगा। वो अपने धीमे कदमों के साथ सीधा रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी अथर्व दुआ को रोकते हुए बोला, मैं इनविजिबल नहीं हूँ लिटिल वाइफ, जो तुम मुझे इस तरह इग्नोर करके जा रही हो। अथर्व की बात सुनकर दुआ के कदम अपनी जगह रुक गए और उसने अपनी कसकर आंखें भींच ली। दुआ ने मुड़कर अथर्व की तरफ देखा और धीरे से बोली, वो मैं आपको इग्नोर करके नहीं जा रही थी। आप बिजी थे तो मैं बस फ्रेश होने जा रही थी, फिर वापस आती ना मैं। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने उस मैगजीन को बंद किया और सामने कॉफी टेबल पर रखा और दुआ की तरह देखकर बोला, रियली तुम वापस आती या फिर कहीं छुपने की जगह ढूंढती, क्योंकि आज तुमने मुझसे जिस तरह बात की थी उसके बाद तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आप वो क्या करे, उसका मन वहां से भाग जाने का कर रहा था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। CH52 कीचड़ रोमांस। अथर्व अपनी जगह से उठा और उसने अपने कदम धीरे धीरे दुआ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अथर्व को अपनी तरफ आते हुए देखकर दुआ को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। अथर्व धीरे धीरे कदमों के साथ दुआ के करीब पहुंचा। वहीं दुआ अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अथर्व दुआ से थोड़ी ही दूर पर था कि दुआ ने वहां से बाहर गार्डन की तरफ दौड़ लगा दी। दुआ को गार्डन की तरफ भागते हुए देखकर अथर्व हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि दुआ अचानक बाहर गार्डन की तरफ क्यों भाग रही है। उसे पता था कि दुआ कुछ भी कर ले लेकिन अथर्व से नहीं बच सकती, फिर भी वो इस तरह भाग रही है। अथर्व ने भी अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वहीं दुआ भागते हुए बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। जब उसकी नज़र अथर्व पर गई जो मेन डोर से बाहर आ रहा था, तो ये देखकर दुआ और भी ज्यादा हड़बड़ा गई और वो पीछे की तरफ देखकर भागने लगी। तभी एकदम से दुआ की चीख निकली और छपाक की आवाज के साथ वो सामने कीचड़ में जाकर गिरी। दुआ की चीख सुनकर अथर्व जल्दी से उस तरफ भाग कर आया। जब उसने दुआ की हालत देखी तो वो एकदम से हंसने लगा। दुआ का चेहरा, उसके पूरे कपड़े पूरी तरह कीचड़ में भिड़ चुके थे। अथर्व वहीं पर खड़ा दुआ को देखकर अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। अथर्व को इस तरह हंसते हुए देखा, दुआ ने मुंह फुला लिया। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, ये कौन सा नया शौक है लिटिल वाइफ तुम्हारा? तुम्हारे इस शौक के बारे में मुझे नहीं पता था। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने मुंह फेर लिया। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, अब कीचड़ से बाहर आना है या फिर वहीं रहना है? तो दुआ अथर्व को देखकर बोली, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक तो मैं यहाँ गिर गई हूँ और आप मुझे पूछने की बजाय कि मुझे चोट तो नहीं आई, मेरे ऊपर हंस रहे हो और बोल रहे हो कि मैं खुद कीचड़ से बाहर आ जाऊँ। नहीं आ सकती, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। दुआ की बात सुनकर अथर्व से देखकर बोला, सॉरी लिटिल वाइफ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें खुद बाहर आना होगा और पहले जाकर शॉवर लेना होगा, तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे गंदगी से नफरत है। अगर तुम इस तरह गंदी रही तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अथर्व की बात सुनकर दुआ उसे देखा और बोली, ऐसी बात है, फिर ठीक है, मैं नहीं आ रही इस कीचड़ से बाहर, मैं इसी में रहूंगी ताकि आप मेरे पास भी नहीं आओगे, मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। अगर मैंने शावर ले लिया तो आपकी हरकतें फिर से शुरू हो जाएंगी। आप मुझे फिर से डराओगे धमकाओगे और अगर मैं इसी तरह कीचड़ में रहूंगी तो आप मेरे पास नहीं आओगे। इसका मतलब सजा का कोई चांस ही नहीं। दुआ ये सब सोचकर खुश हो रही थी। तभी अथर्व एकदम से दुआ के करीब पहुंच गया। अथर्व को अपने करीब देखकर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरे पास नहीं आओगे, आपको गंदगी से नफरत है, आपने झूठ कहा था मुझसे। अथर्व ने दुआ की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, नो लिटिल वाइफ, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच कहा था कि मुझे गंदगी से नफरत है। लेकिन अगर तुम पूरे दिन गंदगी में रहने वाली हो तो मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? और तुम ये सोचकर खुश हो रही हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे सकता, तो तुम गलत सोच रहे हो लिटिल वाइफ। अगर तुम इस गंदगी में रहोगी तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। जितनी नफरत मुझे इस गंदगी से, उससे ज्यादा मुझे तुमसे। इतना बोलकर अथर्व चुप हो गया। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वहीं अथर्व की बात सुनकर दुआ उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे जानना था कि अथर्व आगे क्या बोलने वाला है, लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं कहा। तभी दुआ हकलाते हुए बोली, ये तो चीटिंग हुई। आपने मुझसे झूठ कहा था कि आपको गंदगी से नफरत है। अगर आपको गंदगी से नफरत होती तो आप इस तरह कीचड़ में नहीं आते। प्लीज मुझे कोई पनिशमेंट मत दीजिए। अथर्व दुआ को देखकर मुस्कराते हुए बोला, और वो क्यों ना दूं, तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझसे किस तरह से बात की थी, किस टोन में मुझसे बात की थी तुमने। यू नो वॉट, आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की, यहाँ तक कि दादू ने भी नहीं। तुमने मेरी बात को काटा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम दादू से मिलने गई। दादू से मिलने गई, उसके लिए तुम्हें सजा नहीं दे रहा। तुम्हारा मन था दादू से मिलने का, इट्स ओके, बट तुमने मुझसे जिस टोन में बात की, तुम्हें उस चीज़ की सजा मिलेगी। अथर्व की बात सुनकर दुआ का मुंह रोने जैसा हो गया। एक तो कीचड़ में वो पूरी तरह से भिड़ी हुई थी, ऊपर से अथर्व उसे सजा देने की बोल रहा था।
दुआ अथर्व को देखकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी, प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं याद रखूंगी। दुआ का मुंह और उसकी फ्रंट बॉडी कीचड़ से भिड़ी हुई थी, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा अभी भी क्लीन था। वही अथर्व के बस पैर कीचड़ में भिड़े हुए थे। अथर्व ने दुआ को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब से सटा लिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे। अथर्व दुआ के चेहरे को देख रहा था, जो इस वक्त लटका हुआ था। अथर्व की नज़र दुआ की गर्दन पर गई, जहाँ की स्किन साफ थी। वो धीरे धीरे दुआ की गर्दन पर झुकने लगा। दुआ को अथर्व की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ये महसूस करते हैं दुआ ने अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भर लिया और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी अथर्व दुआ के कान के पास जाकर धीरे से बोला, मेरा मन तो तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा। लिटिल वाइफ, पनिशमेंट तो तुम्हें मैं देकर रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्लीन होना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अब तुम कीचड़ में तो नहा चुकी हो, चलो अब हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में उठाया और उस गड्ढे से बाहर आ गया। अथर्व ने अपने कदम स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर दुआ की सांसें उसके हलक में अटक गई। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। अथर्व ने दुआ को ले जाकर एकदम से स्विमिंग पूल में फेंक दिया। स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से दुआ की चीख निकल गई और वो अपने हाथ पैर मारने लगी और वो बचाने के लिए चिल्लाने लगी। दुआ को चिल्लाते देख अथर्व पूल में कूदा और दुआ का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। CH-53 किस मी राइट नाउ। दुआ को डर लग रहा था, तो उसने अपने दोनों पैरों को अथर्व की कमर के चारों तरफ लपेट हुआ था और अपने हाथ अथर्व की गर्दन पर लपेट लिए। तभी दुआ ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा तो वहां गार्ड्स खड़े हुए थे, जिनकी नज़रें इस वक्त झुकी हुई थीं, लेकिन दुआ को फिर भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अथर्व ने दुआ को देखा, जो इस वक्त अपना चेहरा झुकाए हुए थी। अथर्व ने अपने एक हाथ से उन गार्ड्स को जाने का इशारा किया, तो वो लोग वहां से जल्दी से 9-2-11 हो गए, क्योंकि उन्हें कोई शौक नहीं था अपने बॉस का रोमांस देखने का, और अगर किसी की गलती से भी नज़र उन दोनों पर पड़ती तो वो उनका आखिरी दिन होता। गार्ड के वहां से जाने के बाद अथर्व दुआ से बोला, अब तुम अपनी नज़र उठा सकती हो, लिटिल वाइफ कोई नहीं है यहाँ हमारे अलावा। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी नज़र उठाकर उसे देखा, तो वो उसे देख रहा था और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखा है तो सच में वहाँ कोई नहीं था। सारे गार्ड वहां से जा चुके थे। दुआ के हाथ अथर्व के गले में थे और उसका चेहरा बिल्कुल अथर्व के नज़दीक था। दुआ अथर्व को देखकर धीरे से बोली, क्या हम यहाँ से चलें? दुआ की बात सुनकर अथर्व दुआ को उसी तरह देखते हुए बोला, कीचड़ में तुम अपनी मर्जी से गई थी और पूल में तुम मेरी मर्जी से आई हो। अब तो यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तो बिल्कुल नहीं। अथर्व की बात सुनकर दुआ धीरे से बोली, लेकिन हम इस तरह गंदे पानी में भी तो नहीं रह सकते ना। उस पूल का पानी गंदा हो गया था, क्योंकि दुआ और अथर्व दोनों कीचड़ में भिड़े हुए थे और पूल में आने की वजह से वो पूरा पानी गंदा हो चुका था। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, ये तो तुमने सही कहा कि हम इस गंदे पानी में नहीं रह सकते, तो चलो हम दूसरे पूल में चलते हैं, उसका पानी साफ है। इतना बोलकर अथर्व उसी तरह दुआ को लेकर पूल से बाहर आया और बैकयार्ड में जो पूल था उस तरफ बढ़ गया। वहां गार्ड्स नहीं थे, इनफैक्ट वहां कोई भी नहीं था। उन दोनों को वहां कोई देख भी नहीं सकता था। दुआ और अथर्व दोनों के ऊपर से कीचड़ पूरी तरह से धुल चुका था। अब वो दोनों बिल्कुल साफ थे। अथर्व दुआ को उसी तरह लेकर दूसरे पूल के पास आया। दुआ के दोनों पैर अथर्व की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे और उसके हाथ अथर्व की गले पर थे। दुआ डरते हुए पूल की तरफ देख रही थी। ये पूल पहले वाले से थोड़ा ज्यादा गहरा था। दुआ मना करते हुए बोली, प्लीज मुझे नहीं जाना। दुआ की बात सुन अथर्व से देखकर बोला, सॉरी लिटिल वाइफ, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात तो नहीं मानने वाला। अब तुम इसे अपनी सजा समझ सकती हो। जिस तरह से तुमने मुझसे बात की और जिस तरह से तुम मुझे देखकर भागी, उसकी सजा है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर अथर्व धीरे धीरे पूल की तरफ बढ़ने लगा। दुआ ने और भी मजबूती से अथर्व की गर्दन पर अपने हाथ लपेट लिए और अपने पैरों को और भी ज्यादा कसकर अथर्व की कमर के चारों तरफ लपेट लिया। दुआ को डर लग रहा था कि अथर्व पहले की तरह ही उसे पूल में ना फेंक दे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अथर्व दुआ को उसी तरह लेकर उल्टा पूल में गिर गया। दुआ ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। वो लोग पूल के थोड़ी अंदर गए और फिर कुछ ही सेकंड में बाहर आ गए। बाहर आते ही दुआ लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे पानी से डर लगता था, वो घबराई हुई थी, और वहीं अथर्व की नज़रें दुआ के घबराए हुए चेहरे पर टिकी हुई थीं। दुआ की आंखें अभी भी बंद थीं। अथर्व ने धीरे से झुककर दुआ के कान में बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, डर लग रहा है? सोचो, अगर मैंने तुम्हें खुद से दूर किया तो क्या होगा? अथर्व की बात सुनकर दुआ ने झट से अपनी आंखें खोली और अथर्व को देखकर हकलाते हुए बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पानी से डर लगता है, प्लीज यहाँ से चलिए। दुआ के चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अथर्व दुआ की तरफ देखकर बोला, नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? डोंट वरी लिटिल वाइफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी इसी तरह उठाकर रखूंगा। तभी दुआ अथर्व को देखकर बोली, लेकिन मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज यहाँ से चलिए ना। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने दुआ के चेहरे को देखा और बोला, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है? तो दुआ ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अथर्व दुआ के चेहरे को देखते हुए बोला, किस मी राइट नाउ।
अथर्व की बात सुनकर दुआ हैरानी से उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व ऐसा कुछ बोलेगा। दुआ के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व धीरे से बोला, क्या हुआ? मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा है जो तुम इतनी हैरान हो रही हो। मैंने तुम्हें किस करने को कहा है लिटिल वाइफ, तो मुझे किस करो। अगर तुम्हारी किस से मैं सेटिस्फाइड हो गया तो हम बाहर चलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम कुछ देर और इसी पूल में रहेंगे, और जब मेरा मन होगा तब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने रोने जैसा मुंह बना लिया और फिर वो अथर्व को देखकर बोली, ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दुआ की बात सुन अथर्व उसे देखकर बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लिटिल वाइफ, और तुम मुझे नहीं रोक सकती, और अब मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो, वरना। इतना बोलकर अथर्व ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। अथर्व की बात सुन दुआ उसे देखने लगी। तभी दुआ ने झुककर एकदम से अथर्व के गाल पर किस कर लिया और उससे दूर होकर बोली, अब तो मैंने आपको किस कर लिया ना, अब चलिए। दुआ की इस हरकत पर अथर्व उसे देखता ही रह गया। फिर अथर्व दुआ को देखकर बोला, तुम्हें मैं छोटा बच्चा नजर आता हूँ जो बच्चों की तरह किस करके मुझे खुश कर लोगी? मुझे लिप टू लिप किस चाहिए, सुनाओ किस मी। दुआ का चेहरा रोने जैसा हो गया, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने झुककर अथर्व के होठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें चूमकर जल्दी से दूर हो गई और फिर मासूमियत से बोली, अब तो चलिए ना, अब तो मैंने आपकी विश पूरी कर दी। दुआ की बात सुन अथर्व उसके चेहरे को देखकर बोला, लगता है तुम्हारी मेमोरी वीक है लिटिल वाइफ। मैंने तुमसे ये कहा था कि जब तक मैं तुम्हारी किस से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो तुम्हें मुझे अपनी किस से सेटिस्फाइड करना है। मुझे ये देखना है कि मेरी लिटिल वाइफ मुझे कितने पैशन के साथ किस कर सकती है। CH54 आई वॉन्ट यू राइट नाउ। अथर्व की बात सुनकर दुआ आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जिस तरह से अथर्व बोल रहा था उस तरह से किस करना दुआ के बस की बात नहीं थी। उसे किस करना नहीं आता था। जब अथर्व उसे किस करता था तो दुआ अथर्व का साथ देने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती थी। हमेशा अथर्व ही उस पर हावी होता था। दुआ अथर्व को देखकर बोली, मुझे किस करना नहीं आता। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से बोला, ओह लिटिल वाइफ, इतने दिनों में तो तुमने सीख लिया होगा ना कि मैं तुम्हें किस तरह पैशन के साथ चूमता हूँ। जैसे मैं तुम्हें किस करता हूँ तुम्हें भी वैसे ही मुझे किस करना है। बेचारी दुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना ही वो अथर्व की गोद से नीचे उतर सकती थी, ना ही वो वहां से खुद बाहर जा सकती थी, और अथर्व जो बोल रहा था वो उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल सा था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन खुद से आगे बढ़कर दुआ ने कभी अथर्व को किस नहीं किया और आज अथर्व ऐसी डिमांड कर रहा था। अथर्व दुआ के चेहरे को देख रहा था जो इस वक्त किसी सोच में खोई हुई थी। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, लिटिल वाइफ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या चाहती हो तुम कि हम यहाँ से बाहर ना जाएं? तो दुआ जल्दी से अपना कर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, अगर बाहर जाना है तो जो बोला है वो करो, फिर हम बाहर चलेंगे। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे वो अथर्व के होठों की तरफ बढ़ने लगी और उसने अथर्व के होठों को अपने होठों से छू लिया। दुआ उसी तरह अथर्व के करीब रही। उसने अपने होठों को चलाना शुरू नहीं किया। वहीं अथर्व दुआ के चेहरे को देख रहा था। दुआ का मासूमियत से भरा हुआ चेहरा अथर्व को हर वक्त अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। दुआ ने धीरे से अपने होठों को खोला और अथर्व के अपर लिप्स को अपने होठों में दबाकर उसे चूमने लगी। दुआ अथर्व के अपर लिप्स को छोटे बच्चों की तरह शक कर रही थी। वहीं दुआ की इस हरकत से अथर्व खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना एक हाथ ले जाकर दुआ की गर्दन पर रखा और अपने होठों को खोलकर दुआ के दोनों होठों को अपने होठों के अंदर दबा लिया। और अब अथर्व दुआ को किस कर रहा था। दुआ के दोनों हाथ के कंधों पर कसते जा रहे थे। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। अथर्व ने अपनी जीभ से दुआ के मुंह को खोला और अपनी जीभ को दुआ के मुंह के अंदर इंटर कर दिया। अथर्व की जीभ दुआ के मुंह के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी अथर्व दुआ की टंग को अपने होठों में दबाया और शक करने लगा। दोनों के सलाइवा इस वक्त आपस में मिक्स हो रहे थे। धीरे धीरे अथर्व दुआ में खोता जा रहा था। अथर्व दुआ को लेकर थोड़ा पूल के ऊपर की साइड आया जहां पूल की गहराई कम थी और धीरे धीरे उसने दुआ को नीचे उतरना शुरू कर दिया। दुआ के पैर अथर्व के पैरों पर रखे हुए थे और उसके हाथ अभी भी अथर्व के कंधों पर थे। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अथर्व के एहसासों में वो पूरी तरह से खोई हुई थी और वो भी अथर्व को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी दुआ की हर एक कोशिश अथर्व के सामने बेकार थी। लगभग 10 मिनट बाद जब दुआ की सांस उखड़ने लगी तब जाकर अथर्व ने दुआ के होठों को छोड़ा। अथर्व के छोड़ते ही दुआ गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वहीं अथर्व की नज़र तो दुआ के चेहरे पर टिकी हुई थी जो इस वक्त लाल हो चुका था। अथर्व ने अपने दोनों हाथों को दुआ की कमर पर रखा और उसे खींचकर खुद से चिपका लिया। वो दुआ के चेहरे को देखकर धीरे से बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। अथर्व की बात सुनकर दुआ हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि इस वक्त वो पूल में थे, घर के बाहर खुले में थे, अपने बेडरूम में नहीं। जो अथर्व उसे ये सब बोल रहा था। अथर्व ने अपनी शर्ट को फाड़ते हुए अपने जिस्म से अलग करके फेंक दिया। अब अथर्व के अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। दुआ आंखें बड़ी करके अथर्व को देखे जा रही थी।
एक तो पहले उसकी सांसें कंट्रोल से बाहर हो चुकी थीं और अब अथर्व की हरकतें उसे और भी ज़्यादा पागल कर रही थीं। दुआ धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हम बाहर हैं, बेडरूम में नहीं है। दुआ की बात सुनकर अथर्व धीरे से दुआ के करीब हुआ और उसके कान में बोला, डोंट वरी लिटिल वाइफ, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई इधर आएगा भी नहीं, तो तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो इंसान का हिलना तो दूर की बात है। ये बोलकर अथर्व ने एक झटके में दुआ को घुमाकर अपने सीने से लगा लिया। दुआ की पीठ अथर्व की चेस्ट से चिपकी हुई थी और अथर्व के दोनों हाथ दुआ के पेट पर थे। अथर्व के हाथ धीरे धीरे दुआ के कब्जों के अंदर जाने लगे थे और उसके होंठ दुआ की गर्दन पर फिसल रहे थे। दुआ ने अपने हाथों को अथर्व के हाथ पर रखा और उसे एकदम से पकड़ते हुए बोली, प्लीज यहाँ नहीं। दुआ को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। एक तो उसके कपड़े पूरी तरह से गीले होकर उसकी बॉडी से चिपक चुके थे, ऊपर से वो खुले में पूल में थे। उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ उसका डर था और ये बात अथर्व भी अच्छे से समझ रहा था। अथर्व ने एक झटके में दुआ को अपनी तरफ पलटा और बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ? तो दुआ ने अपनी नज़र उठाकर अथर्व की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ बाहर चलिए ना यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। दुआ की बात सुनकर अथर्व उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, किससे डर लग रहा है? भरोसा है मुझ पर, डू यू ट्रस्ट मी? अथर्व की बात सुनकर दुआ अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ, आई ट्रस्ट यू। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर एक स्माइल आ गई और बोला, अगर भरोसा है तो फिर घबराहट क्यों हो रही है? जब मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई नहीं आएगा। ये हक धीरे धीरे अथर्व ने दुआ की ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग करना शुरू कर दिया था। ये देखकर दुआ ने अपनी आंखें भींच ली। दुआ ने इस वक्त वन पीस पहना हुआ था, जो अथर्व ने निकालकर वहीं फेंक दिया। अब दुआ अपने इनरवियर में थी, वही अथर्व ने इस वक्त अपनी पैंट पहनी हुई थी और उसके अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। दुआ को इस वक्त हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो एकदम से जाकर अथर्व के सीने से लग गई। अथर्व का एक हाथ दुआ की बैक पर पहुंच गया और वो दुआ की बैक पर फिसलने लगा। अथर्व ने अपने होठों को दुआ की गर्दन पर रखा और वो उसे हल्के हल्के चूमने लगा। अथर्व के इस तरह किस करने पर दुआ बुरी तरह से सिहर रही थी। एक तो शाम का वक्त था, ऊपर से वो लोग काफ़ी टाइम से पूल में थे, जिस वजह से दुआ को ठंड भी लग रही थी। दुआ पूरी तरह से अथर्व की बाहों में सिमटी हुई थी। धीरे धीरे अथर्व के होठ दुआ के गर्दन से होते हुए उसके शोल्डर और अब नीचे की तरफ बढ़ने लगे थे। दुआ की बॉडी कांप रही थी। दुआ को कांपते हुए देखकर अथर्व में एक झटके से दुआ को ऊपर उठाया। तो दुआ ने अपने दोनों पैरों को अथर्व की कमर पर रैप कर लिया और अपने दोनों हाथ अथर्व के गर्दन पर लपेट लिए। अथर्व उसी तरह दुआ को कमर से पकड़कर पुल से बाहर की तरफ ले जाने लगा और इसके साथ वो दुआ को किस भी कर रहा था। अथर्व दुआ को लेकर वहां साइड में बने एक रूम में गया, जो पूरा ग्लास वॉल से बना हुआ था। उसमें एक बेड पड़ा हुआ था, उसका इंटीरियर पूरा वाइट कलर का था। अथर्व दुआ को लेकर उसे रूम के अंदर गया और उसे दुआ को ले जाकर सीधा बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अथर्व ने एक बटन प्रेस किया तो उसे रूम के वॉल पर कर्टन गिर गए। अब बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अथर्व ने अपने पैंट को भी रिमूव कर दिया था और धीरे धीरे उसने दुआ के कपड़े रिमूव करना शुरू कर दिया। दोनों के कपड़े पूरी तरह से उनके जिस्म से अलग हो चुके थे। अथर्व अपनी इंटेंस नज़रों से दुआ की बॉडी को देख रहा था। वहीं अथर्व के इस तरह देखने पर दुआ खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने वही अपने पैरों के पास पड़ा कंबल उठाया और झट से खुद को कवर कर लिया। दुआ की इस हरकत पर अथर्व हल्का सा मुस्कुराया और खुद भी उस ब्लैंकेट के अंदर पहुंच गया। अथर्व ने अपने हाथ दुआ की कमर पर रखे और धीरे धीरे उसके हाथ नीचे की तरफ से चलने लगे। अथर्व एक बार दुआ के ऊपर आया और उसके ईयर लॉब्स को किस करते हुए धीरे से बोला, यू आर वेरी सेक्सी लिटिल वाइफ, मन करता है कि तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊं। दुआ का नाजुक सा बदन अथर्व के भारी भरकम शरीर के नीचे दबा हुआ था, जिससे दुआ हिल भी नहीं पा रही थी। अथर्व ने दुआ की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाया और अपने होठों को दुआ की गर्दन पर रखकर फिर से किस करने लगा। अथर्व पूरी जुनून के साथ दुआ की गर्दन पर किस करते हुए लव बाइट के निशान छोड़ते जा रहा था। वहीं दुआ के मुंह से अब आहें निकलना शुरू हो गई थी। अथर्व का किस करने का तरीका काफ़ी इंटेंस था और उसके हाथ धीरे धीरे दुआ के शरीर पर फिसलने लगे। अथर्व ने एक झटके में दुआ को पालटा। अब दुआ की कोरी पीठ अथर्व के सामने थी। अथर्व के होठ अब दुआ की पीठ पर फिसलने लगे। वहीं दुआ ने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। जब भी अथर्व उसे इस तरह किस करता था, दुआ को किसी चीज़ का होश नहीं रहता। वो पूरी तरह से अथर्व के एहसास में खो जाती थी। अथर्व उसी तरह दुआ के करीब गया और उसके कान में धीरे से बोला, तुम दिन ब दिन मुझे पागल करती जा रही हो लिटिल वाइफ। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें पाने की तड़प और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ना चाहते हुए भी मैं वाइल्ड होता चला जाता हूँ, जिसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ता है और शायद आज भी यही कुछ होने वाला है। दुआ को अथर्व की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी अथर्व ने दुआ को एक बार फिर से पलटा तो दुआ की नज़रें अथर्व की मदहोश नज़रों से जा मिली। अथर्व अपनी इंटेंस नज़रों से दुआ को ही देख रहा था।
उसने झुककर एक बार फिर से दुआ के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और एकदम से दुआ के अंदर इंटर कर गया, जिससे दुआ के हाथ अथर्व की पीठ पर कस गया और उसके नाखून अथर्व के पीठ पर चुभने लगे, लेकिन इस चीज का अथर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों इस वक्त उस ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे में सिमटे हुए थे। अथर्व वाइल्डली दुआ के साथ इंटीमेट हो रहा था और वहीं दुआ के मुंह से इस वक्त मौन की आवाजें निकल रही थीं। उन आवाजों को सुनकर अथर्व की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। तभी अथर्व एक झटके से पलटा और उसने दुआ को अपने ऊपर लिटा लिया। ये देखकर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अभी भी दोनों की बॉडी कनेक्ट थी। अथर्व दुआ के चेहरे को देखकर धीरे से बोला, कम ऑन लिटिल वाइफ, डू इट, आई वांट कि तुम ये करो और प्लीज इस बार कोई बहाना नहीं। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी आंखें बंद की और वो अथर्व के ऊपर झुक गई। उसने अपना चेहरा अथर्व के गले में छुपाया हुआ था, जिससे अथर्व को दुआ की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और दुआ वो कर रही थी जो अथर्व चाहता था। दुआ ने अथर्व की गर्दन में चेहरा इसलिए छुपाया था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो अथर्व की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दुआ के मुंह से अथर्व और भी ज़्यादा पागल हो रहा था और उसने एक बार फिर से दुआ को पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने दुआ के दोनों हाथों को पकड़ा और बेड के ऊपर लगाते हुए बोला, सॉरी बट अब मेरी वाइल्डनेस तुम्हें झेलनी पड़ेगी। इतना कहकर अथर्व एक बार फिर से वाइल्डली दुआ के साथ इंटीमेट होने लगा। दुआ को धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो गया था, लेकिन वो अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी और यही सिलसिला लगभग 2 से 3 घंटे तक चला। अथर्व दुआ के ऊपर उसी तरह लेटा हुआ था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। वहीं दुआ की सांसें भी तेज थीं। अथर्व ने अपना चेहरा उठाकर दुआ के चेहरे को देखा तो पसीने से भरा हुआ दुआ का चेहरा काफी थका हुआ नजर आ रहा था। दुआ की आंखें बंद होती जा रही थीं, उससे अपनी आंखें खोली भी नहीं जा रही थीं। एक तो काफी टाइम तक पानी में रहने की वजह से और ऊपर से वाइल्ड इंटीमेसी की वजह से वो काफी ज्यादा थक गई थी। अथर्व ने दुआ के चेहरे को देखा और धीरे से झुककर दुआ के माथे को चूम लिया और फिर वो दुआ से अलग होकर उसकी बगल में लेट गया तो दुआ ने अथर्व की तरफ करवट ली और जाकर उसके सीने में घुस गई। अथर्व ने दुआ को अपनी बाहों में समेट लिया। दुआ गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन अथर्व की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अथर्व के हाथ दुआ के बालों में चल रहे थे। 20 मिनट बाद अथर्व दुआ से अलग हुआ और वहां रखा बाथरोब उठाकर पहन लिया और उस रूम से बाहर निकल गया और सीधा अपने बेडरूम में गया। वहां जाकर उसने एक शावर लिया, क्लोजेट में जाकर रेडी हुआ और उसने दुआ के कपड़े क्लोजेट से लिए और वापस दुआ के पास चला गया। CH55 अनाउंसमेंट। अथर्व वापस दुआ के पास आया तो देखा वो अभी भी सोई हुई थी। अथर्व ने दुआ के कपड़े लिए और उसे अच्छे से पहनाकर ब्लैंकेट से कर दिया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए धीरे से बोला, तुम आराम करो लिटिल वाइफ, आकर मिलता हूं, जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। इतना बोलकर अथर्व ने एक बार फिर से दुआ के होठों पर हल्का सा किस किया और वहां से निकल गया। वहीं दुआ को तो इस वक्त कोई होश नहीं था, वो तो किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। अथर्व की गाड़ी एक होटल के बाहर रुकी और वो सीधा मीटिंग हॉल में पहुंच गया। मीटिंग हॉल में पहुंचते ही उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वहां पर दुष्यंत रहेजा और अविनाश रहेजा भी मौजूद थे। अथर्व को वहां देखकर दुष्यंत की गुस्से में मुठिया कस गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। ये बिजनेस मीटिंग थी। अथर्व जाकर अपनी जगह बैठा और तिरछा मुस्कुराते हुए वो दुष्यंत को देखने लगा। वहीं कोई और भी था जिसकी नज़रें अथर्व के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन यहाँ वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वो मीटिंग चली और एट द एंड वो टेंडर अथर्व की कंपनी को मिला। ये चीज़ दुष्यंत रहेजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उस मीटिंग से बाहर निकल गया। तभी जिसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, मिस्टर खन्ना, सबकी तरफ देखकर बोले, कल मैंने एक बिजनेस पार्टी रखी है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस पार्टी में आए। फिर वो अथर्व की तरफ देखकर बोले, मिस्टर राजवंश, अगर आप पार्टी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, प्लीज़ कुछ देर के लिए सही, लेकिन आप पार्टी में जरूर आइए। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन्हें देखकर बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर खन्ना, मैं इस पार्टी में जरूर आऊंगा। इतना बोलकर अथर्व ने एक नज़र अविनाश रहेजा को देखा और उस मीटिंग से निकल गया। अथर्व वापस मीटिंग से सीधा घर गया था। वो रूम में आया तो उसने देखा दुआ रूम में नहीं थी। ये देखकर वो समझ गया कि उसकी लिटिल वाइफ अभी तक उठी नहीं है और रूम में नहीं आई है। उसने अपना ब्लेजर निकाल के वहीं सोफे पर फेंका और सीधा वहां से दुआ के पास गया। उसने आकर देखा तो दुआ का ब्लैंकेट कहीं पड़ा था और दुआ खुले हुए बेड पर पड़ी थी। इस वक्त उसने एक मिड थाई नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि अथर्व ने उसे वहीं पहनाई थी, जिससे उसकी गोरी टांगें साफ दिख रही थी। अथर्व की नज़र दुआ के पैरों पर ही थी। फिर उसने अपनी नज़र हटाई और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, कंट्रोल अथर्व बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तुझे पहले ही उसकी हालत खराब हो रखी है। ये बोलकर अथर्व ने गहरी सांस ली और दुआ के करीब बढ़ गया। वो दुआ के पास बैठा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोला, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ। लेकिन दुआ ने अपनी आंखें नहीं खोली तो अथर्व दुआ के चेहरे के ऊपर झुका और उसके कान में बोला, उठ जाओ लिटिल वाइफ, अगर तुम इसी तरह लेटी रही तो गड़बड़ हो जाएगी। दुआ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। उसने अथर्व के बात सुनकर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि करवट बदल ली। दुआ के इस रिएक्शन पर अथर्व हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ ले जाकर दुआ की टांग पर रखा और धीरे धीरे से ऊपर की तरफ खिसकाने लगा।
तभी अथर्व ने कुछ ऐसा किया जिसे महसूस करते ही दुआ ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाकर बेड पर बैठ गई। दुआ को इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर अथर्व के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो दुआ को देखने लगा। वही अथर्व के ऐसा करने पर दुआ नाराजगी से बोली, क्या अब आप मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे? क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज सोने दीजिए ना। दुआ की बात सुन अथर्व उसके करीब हुआ और धीरे से बोला, सोने दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलो, डिनर टाइम हो गया है। डिनर करो और फिर रूम में जाकर आराम करना। अथर्व की बात सुन दुआ मासूमियत से बोली, लेकिन मैं थक गई हूँ, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। तो अथर्व दुआ को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तो मैं हूं ना, मैं ले चलता हूं तुम्हें। इतना बोलकर अथर्व दुआ को लेकर उस रूम से बाहर आ गया। दोनों डाइनिंग टेबल पर आए। उसने दुआ को अच्छे से अपनी गोद में बैठाया और खुद दुआ को खाना खिलाने लगा। दुआ की नज़रें अथर्व के चेहरे पर टिकी हुई थीं। तभी दुआ की नज़र अथर्व के कपड़ों पर गई तो उसने अथर्व से पूछा, आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आप कहीं गए थे क्या? तो अथर्व इस तरह दुआ को खिलाते हुए बोला, मैं एक मीटिंग में गया था। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से बोली, क्या आप मीटिंग भी करके आ गए? आप इंसान ही हैं ना या फिर कोई भूत है जो एक जगह से दूसरी जगह गायब होते रहते हैं? दुआ की बात सुन अथर्व ने उसे घूरा तो दुआ चुप हो गई। फिर अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में उठाया और चुपचाप लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। उसने दुआ को बेड पर लेटा दिया। अब दुआ की नींद खुल चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी में थकान अभी भी थी। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, अब तुम्हें नहीं सोना? तो दुआ मना करते हुए बोली, अब मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे थकान तो हो रही है। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, तो चुपचाप लेटी रहो और आराम करो। इतना बोलकर अथर्व वहां से जाने लगा तो दुआ ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया। दुआ के इस तरह हाथ पकड़ने पर अथर्व ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? तो दुआ धीरे से बोली, क्या आप मुझसे नाराज हैं? दुआ की बात सुन अथर्व ने उसे देखा और बोला, नाराज क्यों? मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? अथर्व की बात सुन दुआ धीरे से बोली, आज मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, पर उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था। आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने वो सब बोल दिया। दुआ की बात सुन अथर्व ने उसके गाल पर हाथ रखा और धीरे से बोला, तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैंने भी तुम्हें पनिशमेंट दे दी लिटिल वाइफ। तो अब तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हारी बुक्स तुम्हें लाकर दे देता हूँ। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सिर हिलाया तो अथर्व ने दुआ को उसकी बुक्स लाकर दे दी। दुआ अब अपनी पढ़ाई में लग गई, वहीं अथर्व अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी अथर्व ने दुआ के ऊपर अपनी नज़र टिकाई और बोला, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, कल शाम को हमें एक पार्टी में जाना है, तो रेडी रहना। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से बोली, पार्टी? कैसी पार्टी है? तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, बिजनेस पार्टी है। तो दुआ मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, बिजनेस पार्टी बोरिंग होती है। दुआ की बात सुन अथर्व उसे देखकर बोला, लेकिन तुम्हें इस पार्टी में मजा आएगा लिटिल वाइफ, अच्छा लगेगा और तुम चल रही हो, दैट्स फाइनल। अथर्व की बात सुन दुआ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह बना लिया और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, जब खुद को ऑर्डर ही देना था तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, चुपचाप अपना फरमान सुना देते। अथर्व बिना दुआ की तरफ देखे बोला, तुम जो कुछ भी बोल रही हो मुझे सुनाई दे रहा है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। अथर्व की बात सुन दुआ चुप हो गई। अगला दिन सुबह के 10 बजे बज रहे थे और दुआ अभी भी सोई हुई थी। अथर्व ने एक नज़र दुआ को देखा और वो रेडी होने लगा। उसे ऑफिस के लिए निकलना था। उसने दुआ को जगाया नहीं क्योंकि वो कल रात लेट सोई थी। वैसे ही वो कल काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और फिर उसने रात में पढ़ाई की जिस वजह से वो अभी तक सो रही थी। तभी दुआ की नींद खुली तो उसने टाइम देखा और वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और खुद से बोली, ओ गॉड, मैं इतनी देर कैसे सो सकती हूँ? कॉलेज के लिए लेट हो गई, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी? तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, चुपचाप घर में रहो और आराम करो। रही बात स्टडी की तो घर में बैठकर भी पढ़ सकती हो। अथर्व की बात सुन दुआ धीरे से बोली, लेकिन मुझे कॉलेज जाना था। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, ये बात तुम्हें कल सोचनी चाहिए थी। कल तुम लेट नाइट सोई थी तो कॉलेज जाना अब तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब घर पर ही पढ़ लेना और शाम को रेडी रहना, हम पार्टी में चलेंगे। अथर्व रेडी होकर दुआ के पास आया और उसके चेहरे पर झुका तो दुआ हल्का सा पीछे हुई। अथर्व ने दुआ के होठों पर किस किया और उसे देखकर बोला, ख्याल रखना अपना, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर अथर्व वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। शाम का वक्त, दुआ की पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। बॉटल ग्रीन कलर का स्वीट हार्ट नेकलाइन का कॉयसेट डिजाइन का गाउन, जिसका कॉयसेट डिजाइन नेट का था, साथ ही उसने सिल्वर कलर की ब्लॉक हील्स पहनी हुई थी। दुआ अपने इस लुक में कहर ढा रही थी। अथर्व जब रूम में आया तो उसकी नज़र दुआ पर ठहर गई। दुआ की पीठ इस वक्त अथर्व के सामने थी जो पूरी तरह से बैकलेस थी। उसमें से दुआ की गोरी पीठ पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। अथर्व दुआ के पास पहुंचा और मिरर में उसे देखते हुए धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें इस तरह देखकर मेरा मूड चेंज हो रहा है लिटिल वाइफ। दुआ जो खुद में ही बिजी थी, उसे अथर्व के आने की आहट नहीं हुई। जब अथर्व की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा जहां अथर्व उसके ऊपर ही झुका हुआ था।
अथर्व की सांसें खुद के गले पर महसूस करते ही दुआ खुद में ही सहने लगी। तभी अथर्व ने अपने तपते हुए होंठ दुआ के शोल्डर पर रखे और हल्के से चूमते हुए बोला, अगर तुम कहो तो हम पार्टी में ना जाकर यहीं घर पर कुछ और। इससे पहले अथर्व की बात पूरी होती दुआ एकदम से पलटी और अथर्व को देखकर बोली, नहीं, कुछ और नहीं, आप बहुत बुरे हो, मैं थक जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, और अब हम पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ, तो प्लीज़ चलते हैं। दुआ ये सब बोलते हुए काफ़ी मासूम लग रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाया हुआ था। तभी अथर्व ने दुआ के गाल पर किस किया और धीरे से बोला, ओके फाइन, हम जा रहे हैं, लेकिन पार्टी से आने के बाद का मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा, हो सकता है कि रास्ते में ही मैं। इससे पहले अथर्व आगे कुछ बोलता दुआ ने अथर्व के होठों पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोली, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए और जाकर तैयार हो जाइए। दुआ का वो हाथ जो अथर्व के होठों पर रखा था, अथर्व ने हल्के से चुम्मा और दुआ को देखकर बोला, अभी आया 10 मिनट में। इतना बोलकर अथर्व सीधा वॉशरूम में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वो लोग रेडी होकर पार्टी के लिए निकल गए। जैसे ही उनकी गाड़ी पार्टी वेन्यू पर पहुंची तो मीडिया ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मीडिया को वहां देखकर दुआ घबरा गई। उसे नवाजने फूल हो रही थी। उसने यहाँ हर का हाथ काफी मजबूत ही से पकड़ लिया। वो लोग अभी करके अंदर ही थे। ऑथर ने दुआ के हाथ को देखा जिसे उसने अथर्व के हाथ को काफी मजबूत ही से पड़ा हुआ था। फिर उसने दुआ के चेहरे को देखा जो काफी नर्वस नजर आ रहा था। अथर्व ने दुआ का हाथ अपने हाथ में लिया और हल्के से चूम कर बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अथर्व की बात सुन दुआ अथर्व को देखकर बोली, लेकिन मुझे मीडिया के सामने में आने में अनकंफर्टेबल लगता है। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, क्यों, तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलो, आओ हम बाहर चलते हैं। अथर्व ने अपनी तरफ का गेट खोला और फिर उसने जाकर दुआ की तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और दुआ को बाहर निकाला। अथर्व के साथ एक लड़की को देखकर पूरी मीडिया हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी भी लड़की को अथर्व के साथ नहीं देखा था। वो आज से पहले कभी भी मीडिया के सामने किसी लड़की के साथ नहीं आया था, और भले ही दुआ मीडिया के सामने नहीं जाती थी, लेकिन वो लोग इतना तो जानते थे कि ये रहेजा खानदान की बेटी है दुआ रहेजा। और सबको ये भी पता था कि रहेजा और राजवंश में बरसों पुरानी दुश्मनी है, तो दुआ रहेजा को अथर्व राजवंश के साथ देखकर सब लोग और भी ज्यादा शौक में थे। तब एक रिपोर्ट अथर्व को देखकर बोला, मिस्टर राजवंश, आप मिस रहेजा के साथ आप अपने और मिस रहेजा के रिलेशनशिप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? और जहां तक हमें पता है, आपकी और रहेजा खानदान की बनती नहीं है। आप दोनों के बीच तो बरसों पुरानी दुश्मनी है, तो फिर आप उनके खानदान की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? जब मीडिया ये सवाल पूछ रही थी तो अथर्व की नज़रें इस वक्त दुष्यंत रहेजा पर टिकी हुई थी, जो ठीक उससे थोड़ी दूर उसके सामने खड़ा हुआ गुस्से में कांप रहा था। दुष्यंत रहेजा को देखकर अथर्व के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो मीडिया को देखकर बोला, सी इज़ माई वाइफ, बीवी है मेरी, और मेरी बीवी मेरे साथ ही रहेगी। जैसे ही अथर्व ने मीडिया के सामने ये बोला कि दुआ उसकी बीवी है, सब लोग शॉक रह गए। यहाँ तक कि दुआ खुद उसे नहीं लगा था कि अथर्व मीडिया के सामने ये बात अनाउंस करेगा। दुष्यंत रहेजा गुस्से में कांप रहा था, क्योंकि वो ये बात मीडिया में नहीं आने देना चाहता था। इससे पहले अथर्व ऐसा कुछ करता है, वो दुआ को घर वापस लेकर आना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। और वहीं इस पार्टी में कोई और भी था, शौर्य खुराना, जो खुद शौक था। उसे नहीं लगा था कि अथर्व की शादी हो चुकी है। हालांकि उसने दुआ और अथर्व को एक बार साथ देखा था। जिस दिन वो दुआ को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था, वो ये समझ रहा था कि दुआ अथर्व की गर्लफ्रेंड है, और यहाँ तो वो उसकी बीवी निकली। CH56, मैंने उसे टच किया है। उस अनाउंसमेंट के बाद सबके होश उड़ चुके थे। तभी अथर्व ने मीडिया को एक्सक्यूज किया और दुआ का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। मिस्टर खन्ना, जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, वो अथर्व को देखकर बोले, मिस्टर राजवंश, आपने शादी कर ली, दैट्स ग्रेट, वैसे हम आपसे नाराज हैं, आपने हमें अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया। मिस्टर खन्ना की बात सुन अथर्व उन्हें देखकर बोला, डोंट वरी मिस्टर खन्ना, शादी में मैंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द एक ग्रैंड पार्टी होगी, उसमें आपको जरूर इनवाइट किया जाएगा, और कुछ खास मेहमानों को भी। ये बोलते हुए अथर्व की नज़र दुष्यंत पर गई, जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। वहीं दुआ अथर्व को देखकर मन ही मन बोली, यहाँ खुद मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है और लोगों को इनविटेशन की पड़ी है। भाई मुझसे पूछो कि मेरी शादी कैसे हुई थी, तो इन्हें क्या खाक इनविटेशन मिलता। दुआ खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। तभी अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, कुछ कहा तुमने? अथर्व के इस तरह पूछने पर दुआ एकदम से हड़बड़ा गई और वो अथर्व को देखकर बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तक दुआ की नज़र दुष्यंत पर नहीं गई थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान अथर्व पर था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इसलिए उसने अथर्व के हाथ को काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था और अथर्व को ही देखे जा रही थी। तभी दुआ ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उसकी नज़र दुष्यंत पर गई, जो वहीं थोड़ी दूर खड़ा उसे देख रहा था। दुष्यंत को वहां देखकर दुआ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन वो स्माइल तुरंत ही गायब हो गई जब उसने अपने हाथ पर अथर्व की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस की। दुआ ने अपना सर घुमाकर देखा तो अथर्व उसे ही देख रहा था। वो समझ गई थी कि अथर्व नहीं चाहता कि वो दुष्यंत के पास जाए,
दुआ धीरे से अथर्व को देखकर बोली, प्लीज एक बार मुझे बड़े पापा से मिलने दीजिए। दुआ की बात सुन अथर्व से देखकर बोला, मेरी कंडीशन याद है ना लिटिल वाइफ, फिर भी तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना है, सोच लो। अथर्व की बात सुन दुआ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़र झुका ली, क्योंकि वो अथर्व के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। वहीं ये देखकर दुष्यंत की मुठियां गुस्से में कस गई। वो अथर्व को देखकर मन ही मन बोला, तुम दुआ को डरा धमका रहे हो अथर्व, जो ठीक नहीं है। मेरी बच्ची को तुम टॉर्चर कर रहे हो, मुझे साफ नजर आ रहा है। आज तुमने जो हरकत की है, मुझे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं दुआ को तुम्हारे पास तो नहीं रहने दूंगा। शौर्य, जो थोड़ी दूर पर खड़ा दुष्यंत और अथर्व का टशन देख रहा था, वो दुष्यंत के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इस तरह घूरने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अथर्व को अपने रास्ते से हटा दो। शौर्य की बात सुनकर दुष्यंत ने एकदम से शौर्य की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। दुष्यंत शौर्य को देखकर बोला, तुम्हें मैंने कहीं देखा है, तुम खुराना इंडस्ट्री के ओनर शौर्य खुराना हो ना? दुष्यंत की बात सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यस आई एम द शौर्य खुराना। शौर्य की बात सुनकर दुष्यंत ने उसे देखा और बोला, तुम्हें भी अथर्व राजवंश पसंद नहीं है, दुश्मनी है तुम्हारी भी उससे, अब झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि मुझे सब पता है। दुष्यंत की बात सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, आपने तो हर किसी की खबर रखी है, लेकिन अफसोस आप अपने घर की खबर नहीं रख पाए। आपके घर की बेटी अथर्व राजवंश के पास है, उसकी बीवी बनकर, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। दुख होता है मुझे ये देखकर। शौर्य की बात सुनकर दुष्यंत गुस्से में भर उठा। इससे पहले वो शौर्य से कुछ कहता, शौर्य वहां से चला गया। शौर्य के जाने के बाद दुष्यंत अथर्व को देखकर गुस्से में बोला, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। राजवंश खानदान को तुम पर गर्व है, एक तुम ही हो जो उसकी नींव हो। अगर तुम गिर गए तो राजवंश खानदान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उसके लिए पहले मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा, और बाकी के खुद ब खुद हट जाएंगे। इतना बोलकर दुष्यंत तिरछा मुस्कुराया और दुआ को देखने लगा। वही जब से दुआ ने दुष्यंत को वहां देखा था, तब से उसे अजीब सा लग रहा था। उसका मन दुष्यंत से मिलने का कर रहा था, लेकिन अथर्व को छोड़कर वो जा भी नहीं सकती थी। बार बार उसकी नज़र ना चाहते हुए भी दुष्यंत की तरफ जा रही थी। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, लिटिल वाइफ, लिटिल वाइफ, लिटिल वाइफ, तुम्हारे इस तरह देखने पर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। मैंने मना किया है ना तुमसे, उस खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उस खानदान के लोगों को तुम देखोगी भी नहीं, लेकिन बार बार तुम्हारी नज़रें एक ही शख्स के ऊपर जा रही हैं, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो खुद की नज़रों को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अथर्व की बात सुन दुआ धीरे से बोली, एक बार मिलने दीजिए ना प्लीज, बस एक बार, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी। ये बोलते हुए दुआ की आंखें नम होने लगी थी। अथर्व दुआ को देखकर धीरे से बोला, ये आंसू तुम्हारी आंखों से बाहर नहीं आने चाहिए लिटिल वाइफ, मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारी आंखों में किसी और की वजह से आंसू आए। इन आंसुओं को संभाल कर रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अथर्व की बात सुन दुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में जो आंसू भरे थे, अब वो उसकी आंखों में ही रह गए। तभी अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो आओ मेरे साथ। इतना बोलकर अथर्व दुआ को वहां से एक तरफ ले गया, जहां दुआ की नज़र दुष्यंत पर न जाए। तभी दुआ अथर्व को देखकर धीरे से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ या फिर? तो अथर्व बीच में ही बोला, ऑफ कोर्स, तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम जा सकती हो लिटिल वाइफ, मैं तुम्हें वॉशरूम जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम जिससे मिलने की सोच रही थी वो मुझे मंजूर नहीं था, जाओ वॉशरूम। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ का हाथ छोड़ा तो दुआ वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। वही दुष्यंत, जो थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने जब दुआ को वहां से जाते हुए देखा तो उसने अपने कदम भी दुआ की तरफ बढ़ा दिए, और ये चीज अथर्व ने देख ली थी। उसने दुष्यंत को दुआ के पीछे जाते हुए देखा था, और उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसे पता था कि दुष्यंत दुआ से मिले बिना नहीं मानेगा, और दुआ उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। वो वही काउंटर पर खड़े होकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। तभी उसके सामने एक शख्स आकर खड़ा हुआ। वो शख्स और कोई नहीं, शौर्य खुराना था। शौर्य को अपने सामने देखकर अथर्व ने उसे इग्नोर किया, लेकिन अथर्व के इस तरह इग्नोर करने पर शौर्य तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे इस तरह इग्नोर करने का मतलब क्या है मिस्टर राजवंश? इतने भी अनजान नहीं है हम कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर करो। शौर्य की बात सुन अथर्व बिना किसी भाव के बोला, मुझे मेरे आसपास गंदगी पसंद नहीं है, मैं अपने आसपास सफाई पसंद करता हूँ, गंदगी नहीं। अथर्व की बात शौर्य को गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो अथर्व को अभी जवाब दे, लेकिन वो चुप रह। वो अथर्व को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मिस्टर राजवंश, तुमने शादी कर ली है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दी। शायद तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी बीवी को कोई तुमसे दूर ले जाएगा, और लगे भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत जो है वो। जैसे ही शौर्य ने दुआ के लिए ऐसे शब्द निकाले, अथर्व ने गुस्से से उसे घूरा और उसके नजदीक जाकर बोला, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अथर्व की बात सुन शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, इतने पजेसिव हो तुम अपनी बीवी के लिए, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बीवी को मैं टच कर चुका हूं, वो भी उसकी कमर से होते हुए।
इससे पहले शौर्य की बात पूरी होती अथर्व ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में देखकर बोला, जस्ट शट अप, एक शब्द और नहीं, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर अफसोस मनाओगे कि तुमने अथर्व राजवंश के सामने मुंह खुला ही क्यों। शौर्य ने झटके में अथर्व के हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाई और उसे देखकर बोला, मुझे भी कमजोर समझने की गलती मत करना मिस्टर राजवंश, मैं कमजोर नहीं हूँ, अच्छे से जवाब देना जानता हूँ और तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। 57 उसने तुम्हें कहाँ टच किया। शौर्य से बात करने के बाद अथर्व का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। शौर्य की एक ही बात अथर्व के दिमाग में घूम रही थी कि उसने दुआ को टच किया है और जिस तरह से उसने बोला था उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वहीं दुआ वॉशरूम यूज करके आ रही थी, तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े दुष्यंत पर गई। दुष्यंत को वहां देखकर दुआ की आंखें नम हो गई। दुष्यंत ने आगे बढ़कर दुआ का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्या अपने बड़े पापा से मिलना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। दुष्यंत के सीने से लगी दुआ एकदम से सिसक कर बोली, ऐसी बात नहीं है बड़े पापा, मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन। दुष्यंत दुआ की बात बीच में काट कर बोला, लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हें इजाजत नहीं दी, तुम्हारा पति नहीं चाहता था कि तुम अपने बड़े पापा से मिलो। कुछ दिन की बात है, फिर मैं तुम्हें उस अथर्व राजवंश के चंगुल से पूरी तरह आज़ाद कर दूंगा और यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारे ऊपर उस अथर्व राजवंश का साया तक ना पड़े। तभी पीछे से अथर्व की कड़क आवाज आई, गलतफहमी है, तुम्हारी मेरी लिटिल वाइफ को मुझसे दूर ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो अब अथर्व राजवंश से बंध चुकी है, वो भी ताउम्र के लिए, और तुम उसे मुझसे दूर ले जाने का बोल रहे हो, जो कभी सच नहीं होगा। ये बोलते हुए अथर्व बिल्कुल दुआ और दुष्यंत के करीब पहुंच चुका था। दुआ दुष्यंत से अलग होकर खड़ी हुई थी। अथर्व को वहां देखकर अब उसे डर लगने लगा था, क्योंकि अथर्व ने दुष्यंत से मिलने के लिए मना किया था, लेकिन दुष्यंत यहाँ खुद चला आया और दुष्यंत को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। तभी अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचकर बोला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो लिटिल वाइफ, मना किया था मैं तुमसे, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई भी बात एक बार में समझती नहीं हो। अथर्व की बात सुन दुष्यंत गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरी बच्ची को डरा धमका नहीं सकते। दुष्यंत की बात सुनकर अथर्व तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मिस्टर दुष्यंत रहेजा, और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अगर रोकना चाहते हैं तो कोशिश करके देख लो, तुम्हारी सारी कोशिश नाकाम रहेगी। तभी अथर्व ने दुआ की तरफ देखा, जो अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। अथर्व ने दुआ की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, घर चले लिटिल वाइफ, क्योंकि अब इस पार्टी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। घर जाकर हम कुछ ट्राई करेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे। इतना बोलकर अथर्व ने डेविल स्माइल करते हुए दुष्यंत को देखा, जो अपने दांत पीसते हुए उसे ही देख रहा था। अथर्व दुआ को लेकर उस पार्टी से बाहर आ गया, क्योंकि शौर्य की बात सुनकर उसका दिमाग पहले से ही खराब था और उसे दुआ के बारे में भी पता था कि वो दुष्यंत से मिलेगी, और वो चाहता था कि दुष्यंत दुआ से मिले। वो उसे तड़पते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था दुष्यंत दुआ से बहुत प्यार करता है, और जब जब वो दुआ को अथर्व के साथ देखता है तो उसका खून खोलता है, और ये बात अथर्व को बहुत ही ज्यादा सुकून पहुंचाने थे। अथर्व जैसे ही दुआ को पार्टी से बाहर लेकर आया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। जहां अभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, अब उसके चेहरे पर गुस्सा और बेहद नफरत झलक रहे थे। अथर्व ने दुआ को ले जाकर अपनी गाड़ी से लगाया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखकर बोला, शौर्य, खुराना को कैसे जानती हो तुम, कहाँ मिला था वो तुम्हें और उसने तुम्हें कहाँ। इतना बोलकर अथर्व ने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि आगे के शब्द वो अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता था। वही अथर्व के मुंह से शौर्य की बात सुनकर दुआ कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व किसके बारे में पूछ रहा है। हाँ, वो शौर्य से मिली थी, लेकिन उनकी मुलाकात इतनी भी खास नहीं थी कि वो शौर्य का नाम याद रखती, बल्कि वो तो खुद उसे सुनाकर आई थी। अथर्व का चेहरा इस वक्त गुस्से में कांप रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। शौर्य की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। तभी दुआ ने धीरे से अथर्व से पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। दुआ की बात सुना अथर्व ने उसकी आंखों में देखा और बोला, रियली लिटिल वाइफ, तुम्हें नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें उस इंसान के बारे में याद नहीं है, या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम उसे भूल जाओ जो तुम्हें टच कर चुका है। तुम्हें उस इंसान के बारे में याद नहीं है। अथर्व की बात सुनकर दुआ कंफ्यूजन में बोली, टच कर चुका है, इसका क्या मतलब है। आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ। इससे पहले दुआ की बात पूरी होती है, अथर्व ने दुआ के होठों पर एक उंगली रखी और उसकी आंखों में देखकर बोला, शशिश, फालतू का सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये जानना है कि तुम शौर्य खुराना से मिली थी या नहीं। अथर्व को दुआ पर ट्रस्ट था, लेकिन उसे शौर्य की बातें भी पागल कर रही थी। हो सकता है कि उसने दुआ को किसी और तरह से टच किया हो, और जिस तरह से वो बोल रहा है वो चीज़ अथर्व को हद से ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी दुआ अथर्व को देखकर बोली, किसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं किसी शौर्य खुराना को नहीं जानती। दुआ ये सब बोल ही रही थी कि अचानक उसे याद आया, कल जब कॉलेज गई थी, जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी, तब वो गिरने वाली थी और एक शख्स ने उसकी जान बचाई थी, और उसने अपना नाम भी शौर्य खुराना बताया था। तभी दुआ अथर्व को देखकर एकदम से बोली, मुझे याद आया, कल जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी तब मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिरने वाली थी।
तब किसी ने मुझे बचाया था और उस आदमी ने भी अपना नाम शौर्य खुराना बताया था। अब मुझे नहीं पता कि आप उसी शौर्य खुराना के बारे में पूछ रहे हैं या फिर आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं, वो कोई और है। जैसे ही अथर्व ने ये सुना कि दुआ कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरने वाली थी, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अगर वहाँ कोई गिर गया या फिर कुछ हुआ तो उसको बहुत चोट आ सकती है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे इंसान जख्मी हो सकता है। अथर्व गुस्से में दुआ की तरफ देखकर बोला, और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने वाला था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लिटिल वाइफ? अथर्व की बात सुन दुआ ने अपना चेहरा झुका लिया और धीरे से बोली, क्योंकि आप मुझसे पहले से ही नाराज थे। पर अगर मैं आपको बताती कि मैं वहां गिरने वाली थी और वहां नीचे काफ़ी सारे रोड्स रखे हुए थे, तो शायद आप मुझसे और गुस्सा हो जाते और आप मुझ पर चिल्लाते, मुझे पनिशमेंट देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। दुआ की बात सुन अथर्व ने एक गहरी सांस ली और दुआ के चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त झुका हुआ था। आखिर दुआ सच ही तो बोल रही थी, वो उससे पहले से ही नाराज था, और अगर वो कोई गलती करती थी तो वो उस पर गुस्सा करता, और ऐसे में दुआ क्यों ही उसे कुछ बताएगी? अथर्व ने दुआ का चेहरा अपने दोनों हाथों में थमा और उसे ऊपर करके धीरे से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो लिटिल वाइफ। अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है, तुम किसी मुसीबत में फंसती हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करता है, तो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगी, बिना इस चीज़ की फिक्र किए कि मैं चिल्लाऊंगा या गुस्सा करूंगा या तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अथर्व की बात सुनकर दुआ मासूमियत से बोली, जब किसी इंसान को ये पता हो कि अगर वो सामने वाले इंसान को बताने जाएगा हो तो उसे डांट और गुस्से के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तो भला कोई क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ नजर आती हूँ कि ये जानते हुए भी आप मुझ पर गुस्सा करने वाले हो? मैं आपको सब कुछ आकर बताऊंगी। दुआ की बात सुनकर अथर्व धीरे से बोला, ओके फाइन, नहीं करूंगा गुस्सा। अब चलो यहाँ से, क्योंकि अब मेरा इस पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो अब हम घर जा रहे हैं। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने एक नज़र उसे देखा और मासूमियत से बोली, घर जा रहे हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैंने खाना भी नहीं खाया, क्या हम भूखे घर जाएंगे? ये बोलते हुए दुआ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। दुआ की बात सुनकर अथर्व हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम बिना कुछ खाए घर नहीं जाएंगे, हम डिनर डेट पर चलते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। अथर्व ने दुआ के लिए पैसेंजर सीट का गेट खोला और दुआ को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और अथर्व की गाड़ी उस पार्टी वेन्यू से निकल गई। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा शौर्य खुराना भी ये सब देख रहा था। शौर्य ये सब देखते हुए खुद से बोला, अभी तो तुम देखते जाओ अथर्व राजवंश की आगे आगे क्या होता है। दुष्यंत रहेजा तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करता, और मेरा तो तुम्हें पता ही है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अब देखो तुम्हारी जिंदगी किस तरह बर्बाद होती है। अथर्व ने अपना फ़ोन निकालकर विक्रम से सारी अरेंजमेंट देखने के लिए बोल दिया था। दुआ गाड़ी में बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। तभी अथर्व ने गाड़ी रोड के एक साइड रोकी। दुआ अथर्व को देखकर धीरे से बोली, हम यहाँ बीच रोड पर डिनर करेंगे। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, नहीं लिटिल वाइफ, डिनर के लिए मैंने कुछ खास अरेंजमेंट करवाया है, हम वहाँ जाकर डिनर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे कुछ और टेस्ट करने का मन कर रहा है। ये बोलते हुए अथर्व दुआ के होठों की तरफ देखा। ये देखकर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अपने होठों पर हाथ रख लिया। दुआ अपना सिर नमे हिलाते हुए बोली, नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरा पूरा लुक खराब हो जाएगा। दुआ की बात सुन अथर्व के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने दुआ की तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट को खोला और दुआ का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। अब दुआ के पैर अथर्व की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे और दुआ के हाथ अथर्व के कंधे पर थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व के चेहरे को देख रही थी। तभी अथर्व की नज़र दुआ की होठों पर गई और वो अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए बोला, तुम मैसी लुक में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो लिटिल वाइफ, लेकिन इस वक्त तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, वो भी अभी, तुम्हारे होठों की तलब लगी है मुझे। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपने ऊपर झुका कर लिया और अगले ही पल उसने दुआ के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। अथर्व का एक हाथ दुआ की बैकलेस पीठ पर पहुंच चुका था और वही दुआ के हाथ अथर्व के शोल्डर पर कस गए थे। अथर्व दुआ के लोअर लिप को अपने होठों में दबाकर शक कर रहा था, वहीं दुआ की पकड़ अथर्व के कंधों पर कसती जा रही थी। दुआ ने जो गाउन पहना हुआ था, अथर्व ने उस गाउन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया और अब अथर्व का हाथ दुआ की थाई पर पहुंच गया था। वो दुआ की थाई को सहला रहा था। वही दुआ की धड़कनें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज थीं। इससे पहले अथर्व आगे बढ़ता उसका फ़ोन रिंग किया। पहले तो उसने अपने फ़ोन को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो बार बार बजने लगा तो उसने दुआ को खुद से दूर किया और खींचते हुए अपना फ़ोन उठाकर देखा तो विक्रम का कॉल था। और अपने कॉल उठाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, अगर मैं कॉल पिक नहीं कर रहा हूँ दैट्स मीन्स कि मैं बिजी हूँ और तुम हो कि बार बार मुझे कॉल किए जा रहे हो। अथर्व के इस तरह चिल्लाने पर उधर से विक्रम धीरे से बोला, सॉरी सर, बट मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि आपने जैसा कहा था सारी प्रिपरेशन हो गई है।
विक्रम की बात सुन अथर्व ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोला, दैट्स ग्रेट, अच्छा अब तुम वहां से जा सकते हो, मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूं। इतना बोलकर अथर्व ने कॉल कट कर दिया। दुआ जो अभी भी गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी, वो अथर्व को देखकर धीरे से बोली, आप इस तरह किस पर चिल्ला रहे थे? अथर्व दुआ के बालों की जो लट उसके गालों पर झूल रही थी उन्हें पीछे करते हुए बोला, किसी पर नहीं, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो अब हम अपनी डिनर डेट पर चलते हैं, तुम्हें भूख लगी है ना? अथर्व की बात सुन दुआ ने क्यूट सा फेस बनाकर अपना सर हिलाया। अथर्व ने दुआ के चेहरे को साफ किया और अपने अंगूठे से उसके लिपस्टिक को साफ किया जो किस करने की वजह से इधर उधर फैल गई थी। तभी दुआ अथर्व की गोद से उठने लगी तो अथर्व ने दुआ को मजबूती से पकड़ लिया। दुआ अथर्व को देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी सीट पर जाने दीजिए। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, अगर तुम इसी तरह बैठी रहोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें इसी तरह ले जाऊंगा। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से बोली, लेकिन अगर मैं आपकी गोद में ऐसे बैठी रही तो आप गाड़ी कैसे ड्राइव करोगे? अथर्व दुआ को देखकर बोला, मैं कर लूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह मेरे करीब होकर बैठो, और 20 मिनट की तो बात है, इसलिए अब तुम अपनी जगह से हिलना मत। अथर्व की गोद में इस तरह बैठने पर दुआ को अजीब लग रहा, उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। दुआ ने अपना चेहरा शर्मा कर झुका लिया, वहीं अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई। CH58 डिनर डेट। अथर्व ने अपना एक हाथ दुआ की बैकलेस स्पीड पर रखा और वो एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगा। अथर्व का वो हाथ बार बार दुआ की बैक पर इधर से उधर फिसल रहा था, वहीं दुआ ने अपना चेहरा अथर्व की गर्दन में छुपाया हुआ था। अथर्व को दुआ की गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थीं। तभी अथर्व धीरे से दुआ के कान में बोला, तुम्हारी ये सांसें मुझे कंट्रोल कर रही हैं लिटिल वाइफ, मुझे कुछ कुछ हो रहा है, शायद ये चीज़ तुम भी महसूस कर सकती हो। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने एक झटके में अथर्व के गले से अपना चेहरा निकाला और वो अथर्व की चेहरे को देखने लगी, जहां इस वक्त एक शरारत से भरी मुस्कुराहट थी। दुआ झूठ मूठ का नाराज होते हुए बोली, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो दुआ अथर्व को देखकर बोली, जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। और इसी तरह नोक-झोंक करते हुए वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। 20 मिनट बाद अथर्व ने अपनी गाड़ी रोकी तो दुआ चारों तरफ देखने लगी। वो इस वक्त एक सुनसान से इलाके में थे, वहां ना कोई लाइट थी, ना कुछ था, ना वहां कोई रेस्टोरेंट था। दुआ अथर्व को देखकर बोली, आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने दुआ के चेहरे को देखा और बोला, आई नो लिटिल वाइफ, तुम्हें भूख लगी है और यहाँ बहुत कुछ है, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। तो दुआ मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, यहाँ अंधेरे में और ये जंगल मुझे पसंद आएगा। अथर्व मुस्कुरा कर बोला, हाँ, और वो भी बहुत पसंद आएगा। इतना बोलकर अथर्व ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और दुआ को अपनी गोद में लेकर वो गाड़ी से बाहर आ गया। अथर्व ने दुआ को नीचे उतारा तो दुआ चारों तरफ देखने लगी। अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। लगभग थोड़ी दूरी चलने पर दुआ को एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। वहां सामने एक वाटरफॉल था और उसकी बगल में एक टेबल रखी हुई थी और वहां 2 चेयर रखी हुई थी और एक टेंट भी लगा था। उस जगह को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहां की हवाओं में एक अलग ही खुशबू फैली हुई थी। वो नज़ारा देखकर सच में दुआ के फेस पर स्माइल आ गई। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, कहा था मैंने तुमसे कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। दुआ सामने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये सच में बहुत खूबसूरत है। और वो नीचे बिना कुछ देख एक्साइटमेंट में जल्दी से टेबल की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसका पैर एकदम से मुड़ गया। दुआ ने हिल पहनी हुई थी और वहां पर पत्थर पड़े हुए थे। दुआ ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इससे पहले दुआ गिरती, अथर्व ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अथर्व दुआ को देखकर नाराजगी से बोला, ध्यान से लिटिल वाइफ, तुम गिर भी सकती हो, यहाँ पत्थर हैं और तुमने हिल पहनी हुई है। तो दुआ मासूमियत से बोली, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अथर्व दुआ को उसी तरह गोद में उठाए हुए वहां टेबल के पास लेकर आया और उसने दुआ को वहां चेयर पर अच्छे से बिठाया। दुआ सामने बह रहे झरने को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी दुआ अथर्व को देखकर बोली, आपने ये सब प्लान कब किया? आप तो मेरे साथ पार्टी में थे ना? अथर्व ने दुआ को देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहे जहां भी रहूं लिटिल वाइफ, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है, तो ज्यादा मत सोचो और आओ हम डिनर करते हैं। अथर्व ने तभी वहां टेबल पर रखी डिशेज को खोला तो उसको देखकर दुआ मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, ये तो सब कुछ मेरा फेवरेट है। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, जब ये डिनर डेट तुम्हारे लिए है तो ऑफ कोर्स सब कुछ तुम्हारी पसंद का होगा लिटिल वाइफ। अथर्व की बात सुनते ही दुआ के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे अथर्व का ये नेचर काफी पसंद आ रहा था। केयरिंग सा, स्वीट सा हस्बैंड लग रहा था। लेकिन जब अथर्व गुस्सा करता था तो दुआ उससे काफी ज्यादा डर जाया करती थी। अथर्व ने दुआ के लिए एक प्लेट में डिनर सर्व किया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। तभी दुआ को याद आया कि अथर्व ने भी कुछ नहीं खाया है तो उसे भी भूख लगी होगी। ये देखकर दुआ ने जल्दी से अथर्व की तरफ एक बाइट बढ़ाया।
तो अथर्व ने एक नज़र उसे बाइट को देखा और फिर उसने दुआ के चेहरे को देखा तो दुआ अथर्व को देखकर बोली, आई नो आपने भी कुछ नहीं खाया, आपको भी भूख लगी होगी और मैं ऐसे अकेले नहीं खा सकती। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराकर उस बाइट को अपने मुंह में ले लिया और इसी तरह दोनों ने एक दूसरे को डिनर कराया। डिनर करने के बाद दुआ अथर्व को देखकर बोली, क्या हम वहाँ थोड़ा वॉक कर सकते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। दुआ की बात सुनकर अथर्व से देखकर बोला, आज हम घर नहीं जा रहे लिटिल वाइफ। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से बोली, घर नहीं जा रहे से क्या मतलब है आपका, तो क्या हम पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। तो अथर्व दुआ को टेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला, ऑफ कोर्स उसमें आज रात हम वहां सोने वाले हैं और सुबह यहीं से अच्छा सा शावर लेकर घर चलेंगे। अथर्व की बात सुनकर दुआ हैरानी से उस टेंट को देख रही थी। फिर वो अथर्व को देखकर बोली, हम यहाँ जंगल के बीचों बीच सोने वाले हैं, देखिए मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ तक तो ठीक था कि हमने यहाँ आकर डिनर किया और मुझे यहाँ अच्छा लगा, लेकिन पूरी रात भर सोने के बारे में सोचकर मुझे डर लग रहा है। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे अपने नज़दीक खींचकर उसकी आंखों में देखकर बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है लिटिल वाइफ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, तो अपने दिल और दिमाग से डर निकाल दो, बस मुझ पर भरोसा रखो। अथर्व की बात सुनकर दुआ धीरे से बोली, और अगर कभी आप मुझे छोड़कर चले गए तो अथर्व दुआ की आंखों में देखकर बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा, मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। CH-59 अथर्व का पागलपन। अथर्व की बात सुनकर दुआ उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इस वक्त अथर्व की आंखों में कुछ अलग ही था जो दुआ को उसकी आंखों में खोने पर मजबूर कर रहा था। तभी अथर्व दुआ के गाल पर हाथ रखकर धीरे से बोला, कभी अपने दिमाग में कुछ उल्टे सीधे थॉट मत लेकर आना। अथर्व की बात सुन दुआ ने धीरे से अपना सिर हिला दिया तो अथर्व दुआ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया और बोला, तुम्हें वॉक करनी थी ना, चलो आओ हम वॉक पर चलते हैं। दुआ अथर्व को देखकर बोली, मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे। दुआ की बात सुनकर अथर्व के कदम अपनी जगह रुक गए। उसने पलटकर देखा तो दुआ उसे ही देख रही थी। अथर्व दुआ को देखकर बोला, पूछो क्या पूछना है। तो दुआ अपने गाउन की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर हम यहीं रुकने वाले हैं तो क्या मैं इस गाउन को पहनकर सोने वाली हूँ, मैं इन कपड़ों में नहीं रह सकती। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो दुआ के करीब जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, नहीं लिटिल वाइफ, कपड़े पहनकर कौन सोने वाला है, अरे तुम्हारे जिस्म पर कपड़े रहेंगे तब ना, तुम जो कुछ भी पहनो वो सब उतारने वाला है, तो कपड़ों की टेंशन मत लो। इतना बोलकर अथर्व दुआ से दूर हुआ। वहीं अथर्व की बात सुन दुआ का दिल एकदम जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने गाउन को मुट्ठियों में भर लिया। उसकी धड़कने 100 की स्पीड से भी तेज धड़क रही थी। अथर्व की सांस उसे अपने कान और गर्दन पर महसूस हो रही थी। इतना बोलकर अथर्व दुआ से दूर हुआ और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ, क्या मेरे करीब आने पर ही तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाती है, खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखो, तुम्हारी ये बढ़ती हुई धड़कनें और गर्म सांसें मुझे कहीं और सुननी है, फिलहाल हम वॉक पर चलते हैं। इतना बोलकर अथर्व ने एक बार फिर से दुआ का हाथ पकड़ा और वो दुआ को लेकर वाटरफॉल के किनारे चला गया। दुआ को वहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा, उस जगह पर सुकून था। कुछ देर इसी तरह वॉक करने के बाद अथर्व दुआ को लेकर टेंट के पास आया। टेंट के पास आते ही दुआ की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई। उसे अथर्व की कही हुई बातें याद आने लगीं और वो बाहर ही रुक गई। दुआ को इस तरह बाहर रुकते हुए देखा। अथर्व दुआ से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम्हें क्या पूरी रात यहीं गुजारनी है, देखो थोड़े टाइम के बाद यहाँ मौसम ठंडा होने वाला है तो तुम्हें ठंड भी लग सकती है, तो अंदर चले। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने धीरे से अपना सर हिलाया और वो अथर्व के साथ अंदर आ गई। अंदर जाकर उसने देखा तो जमीन पर एक बिस्तर लगा हुआ था। वहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं था, पर इतना था कि दो लोग आराम से सो सकते थे, यानी कि एक दूसरे से चिपक कर। वहाँ बैटरी की मदद से एक लाइट भी लगाई गई थी। दुआ उस जगह को देख रही थी। तभी अथर्व दुआ को देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, कुछ चाहिए तुम्हें। तो दुआ अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नींद आ रही थी तो मुझे सोना है। इतना बोलकर दुआ जल्दी से बिस्तर पर पहुंची और वो लेट गई। उसने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अथर्व अपनी जगह खड़ा दुआ की हरकत को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि दुआ ऐसा क्यों कर रही है। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो दुआ के करीब गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है लिटिल वाइफ, तुम्हें आज बड़ी जल्दी नींद आ गई और थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो, तुम ये कपड़े पहनकर नहीं सो सकती, तो क्या तुम्हें चेंज नहीं करना। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने और भी मजबूती से ब्लैंकेट को पकड़ लिया और उसने अपनी आंखों को और भी मजबूती से भींच लिया। अथर्व की बात सुनकर ही उसके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। तभी अथर्व धीरे से दुआ करीब पहुंचा और वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे निकालने लगा। अथर्व ने अपनी शर्ट को निकालकर वहीं कोने में एक तरफ फेंक दिया था। धीरे से उसने ब्लैंकेट को पकड़ा और दुआ के ऊपर से हटाया तो देखा दुआ अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। अथर्व ने झुककर दुआ के गाल पर किस किया और धीरे से बोला, आई नो लिटिल वाइफ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम इन कपड़ों में नहीं सो पाओगी, तो उठो और कपड़े निकालो। अगर तुम नहीं निकाल सकती तो कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ।
दुआ ने मजबूती से अपनी गाउन को अपनी मुट्ठी में भर लिया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दुआ का कोई रिएक्शन ना देखकर अथर्व ने अपना सिर हिलाया और उसने दुआ को पलट दिया। अब दुआ की पीठ अथर्व के सामने थी। उसने दुआ के गाउन की जिप को पकड़कर खींच दिया। दुआ का गाउन उसकी पीठ से पूरी तरह से खुल चुका था। दुआ ने तकिए को अपनी मुट्ठी में भर लिया। दुआ की वो बेदाग पीठ देखकर अथर्व धीरे से झुका और उसने अपने होंठ दुआ के पीठ पर रख दिए। तो दुआ की धड़कनें एकदम से और बढ़ गई और वो खुद में ही सिमटने लगी। अथर्व ने दुआ का चेहरा अपनी तरफ किया तो देखा दुआ अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। दुआ को पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो चाहकर भी अथर्व को नहीं रोक सकती थी और ना ही शायद वो रोकना चाहती थी। अथर्व का करीब आना, उसके एहसास, उसका वो प्यार से भरा स्पर्श उसे सहने पर मजबूर करता था। वो खुद उसके एहसास में खोने के लिए मजबूर करता था। अथर्व ने दुआ के गाउन को उसकी बॉडी से अलग करके वहीं अपनी शर्ट के पास देखा और खुद ब्लैंकेट में आ गया। अथर्व ने दुआ के फोरहेड पर किस किया और धीरे से बोला, अपनी आंखें खोलो लिटिल वाइफ। दुआ ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी नज़रें अथर्व की नज़रों से जा मिलीं। तभी अथर्व दुआ के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, तुम शर्माते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम्हारे ये जो लाल गाल हैं ना, वो बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लगते हैं। इन गालों को काटने का मन करता है। इतना बोलकर अथर्व ने अपने होठों को दुआ के गाल पर रखा और उसने सच में दुआ के गाल को बाइट कर लिया, जिससे दुआ ने हल्की सी सिसक ली। दुआ अथर्व को देखकर बोली, आप इस तरह मुझे नहीं काट सकते। तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, मैं किसी भी तरह तुम्हें काट सकता हूँ और जहाँ चाहे वहाँ काट सकता, टच कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने मुंह बना लिया। तभी उसे अथर्व का पार्टी वाला रूप याद आया कि वो गुस्से में उससे कुछ शौर्य के बारे में पूछ रहा था। दुआ अथर्व को देखकर धीरे से बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? दुआ के इस तरह मासूमियत से पूछने पर अथर्व ने दुआ के चेहरे को देखा और बोला, ऑफ कोर्स पूछ सकती हो लिटिल वाइफ, पूछो क्या पूछना है तुम्हें मुझसे। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी थूक मिली और धीरे से बोली, आप मुझसे शौर्य खुराना के बारे में क्यों पूछ रहे थे? कुछ हुआ है क्या? क्या आपको किसी ने कुछ कहा था? क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा था आपसे? दुआ के मुंह से शौर्य का नाम सुनकर अथर्व के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से बदलने लगे। जहां अभी तक शांति थी, अब वहां गुस्से भरे एक्सप्रेशन आने लगे। और एक बार फिर से उसके कानों में शौर्य के कहे हुए शब्द गूंजने लगे कि मैंने उसे टच किया है। अथर्व का हाथ जो इस वक्त दुआ की कमर पर था, उसकी पकड़ दुआ की कमर पर मजबूत होने लगी। दुआ अथर्व को इस तरह देखकर हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अथर्व ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्या उसने उससे कोई गलत सवाल पूछ लिया? क्या उसे शौर्य के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? अथर्व की पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि अब दुआ को अपनी कमर में दर्द महसूस होने लगा। तभी दुआ धीरे से बोली, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। दुआ की आवाज़ सुनकर अथर्व अपने होश में आया और उसने झटके में दुआ की कमर को छोड़ दिया। अथर्व दुआ को देखकर बोला, पहले मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें कहाँ टच किया था? अथर्व के इस तरह पूछने पर दुआ हैरानी से उसे देखने लगी। अचानक से वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, जबकि दुआ ने तो बस ये पूछा था, क्या शौर्य ने उसके बारे में उसे कुछ कहा है? लेकिन यहाँ अथर्व तो कुछ और ही पूछ रहा है। तो दुआ अथर्व को देखकर बोली, क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तो अथर्व एक बार फिर से अपना वही सवाल दोहराते हुए बोला, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो लिटिल वाइफ, ये बताओ, और शौर्य खुराना ने तुम्हें कहाँ टच किया था? तो दुआ अथर्व चेहरे को देखकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरने वाली थी, तो उसने मुझे कमर से होल्ड करके बचाया था। उसका हाथ मेरे पेट पर था। ये बोलते हुए दुआ घबरा रही थी। उसकी आवाज़ कांप पड़ रही थी। उसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसे अथर्व से डर लग रहा था। दुआ की बात सुनते ही अथर्व ने झटके में दुआ की बॉडी के ऊपर से ब्लैंकेट उठाकर फेंक दिया। ये देखकर दुआ और भी ज्यादा हैरान हुई और अगले ही पल अथर्व के होठ दुआ के पेट पर थे। अथर्व दुआ के पेट पर किस करने लगा और साथ ही साथ उसको बाइट कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त शौर्य की कही हुई वही बातें गूंज रही थी। वो अपनी लिटिल वाइफ पर किसी की छुअन तो क्या, किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और जिस तरह से शौर्य बोलकर गया था, वो चीज़ उसके दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अथर्व ने एकदम से दुआ के पेट पर बाइट किया तो दुआ जोर से चीख पड़ी। अथर्व ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो दुआ आकर पेट पर डार्क ब्लू कलर का निशान बन गया था। उसने एक बार फिर से उस जगह पर अपने होंठ रखे और धीरे धीरे उस जगह को शक करने लगा। दर्द की वजह से दुआ की आंखों से आंसू बह निकले। अथर्व अभी भी बेतहाशा दुआ के पेट को चूमे जा रहा था, मानो वो शौर्य की छुअन को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। तभी अथर्व ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो दुआ की आंखों में आंसू देखकर वो दुआ के चेहरे के करीब आया और उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता लिटिल वाइफ, लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म पर किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये चीज़ पागल करती है, इसलिए कहता हूँ तुमसे कि हर किसी से दूर रहा करो। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हें कोई भी टच करे। अथर्व की बात सुनकर दुआ रोते हुए बोली, पर इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप मुझे इस तरह सजा क्यों नहीं रहे? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर आप मुझे दर्द क्यों दे रहे हो?
दुआ की बात सुनकर अथर्व उसके चेहरे को देखकर बोला, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे रहा हूँ, बल्कि शौर्य खुराना की छुअन तुम्हारे जिस्म से मिटा रहा हूँ। मैं अपने एहसास तुम्हारे जिस्म पर छोड़ रहा हूँ। अथर्व की बात सुनकर और उसका अपने लिए पागलपन देखकर दुआ हैरान थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अथर्व ने एक बार फिर से झुककर दुआ के फोरहेड पर किस किया और अपना एक हाथ ले जाकर दुआ के पेट पर रखा और उस हिस्से को सहलाने लगा जहां उसने अभी बाइट किया था। धीरे धीरे अथर्व ने अपने होठों को दुआ के होठों से जोड़ा और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे अथर्व के होंठ दुआ के होठों से अलग हुए। उसने दुआ के चेहरे को देखा तो दुआ के होंठ एकदम से लाल हो गए थे। अथर्व ने झुककर अपने होठों को दुआ की गर्दन पर रखा और हल्का चूमकर दुआ के कान में हस्की वॉइस में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर दिया है लिटिल वाइफ। तुम्हारी ये जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है उसे मैं अपनी सांसों में समान चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म से तुम्हारी महक आए और तुम्हारे जिस्म से सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं अपनी महक में तुम्हें इस तरह खोना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी और का ख्याल कभी आए ना। तुम्हारे रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ मेरा वजूद हो। अथर्व के एक एक शब्द को सुनकर दुआ सिहर रही थी। उसे अथर्व के शब्दों में एक वार्निंग नजर आ रही थी, जैसे वो उसे धमकी दे रहा हो कि अगर तुम किसी और के करीब गई तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तभी दुआ धीरे से बोली, आप मुझे धमकी दे रहे हैं या फिर बता रहे हैं? दुआ की कांपती हुई आवाज सुनकर अथर्व ने उसके चेहरे को देखा और हल्का मुस्कुरा कर बोला, जो तुम्हें समझ में आए वो समझ लो। अगर तुम धमकी समझकर ये बात मानने वाली हो तो धमकी समझ लो। वहीं दूसरी तरफ शौर्य अपने विला वापस आ चुका था। वो अपने बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में और कुछ नशे की वजह से लाल थीं। उसकी आंखों के सामने दुआ का चेहरा घूम रहा था। तभी शौर्य ने अपने हाथ में पड़ा हुआ ग्लास जमीन पर फेंका और गुस्से में बोला, अथर्व राजवंश, तुझसे तो मैं इस तरह से बदला लूंगा कि तू तड़प तड़प कर मारेगा। दुआ रहे जा, बीवी है ना तेरी, बहुत प्यार है तुझे उससे। अगर तुझे प्यार है तो अब तेरे तड़पने के दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब वो मेरे पास आएगी, मेरे महल में मेरी रानी बनकर रहेगी। उसे तुझसे इस कदर छीन लूंगा कि तू जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल नहीं देख पाएगा। तभी दरवाजे से एक लड़की की आवाज आई। इस तरह गुस्से में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ करना होगा। जहां तक मुझे पता है तुम अभी तक अथर्व राजवंश का एक बाल तक बांका नहीं कर पाए, तो अब क्या तुम खाक कुछ उसका उखाड़ लोगे? किसी लड़की की आवाज सुनकर शौर्य ने पलट कर देखा तो श्रुति दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। CH-62 इंटीमेसी श्रुति को वहां देखकर शौर्य के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलकने लगा। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति मुस्कुराते हुए अंदर आई और शौर्य के करीब आकर बोली, अरे वाह, तुम तो मुझे पहचानते हो। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए होंगे। इतना बोलकर श्रुति ने अपना हाथ शौर्य के गाल पर रखा तो शौर्य श्रुति का हाथ झटकते हुए गुस्से में उसे देखते हुए बोला, डोंट टच मी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की, दूर रहो मुझसे। श्रुति शौर्य को देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी वही का वही है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो शौर्य श्रुति को देखकर बोला, और तुम भी बिल्कुल वही हो। शौर्य एक बार फिर से बार काउंटर की तरफ गया और उसने दूसरे गिलास में अपने लिए एक ड्रिंक बनाई और पीने लगा। श्रुति शौर्य के पास आकर बोली, यार कम से कम एक ड्रिंक तो ऑफर कर सकते हो, मैं ड्रिंक से परहेज नहीं करती। श्रुति की बात सुनकर शौर्य ने श्रुति को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करने की, इसलिए जिन पैरों से यहाँ आए हो उन्हीं पैरों से वापस लौट जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पैरों पर वापस जाने लायक ही न बचो। श्रुति शौर्य के सीने पर अपना एक हाथ रखकर बोली, तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर क्यों निकल रहे हो? ये तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। अथर्व पर गुस्सा आ रहा है तो तुम उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकल रहे हो? अगर गुस्सा निकालना ही है तो अथर्व के ऊपर निकालो। कुछ ऐसा करो जिससे अथर्व बुरी तरह से बौखला जाए, उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ। श्रुति की बात सुनकर शौर्य से घूरते हुए बोला, तुम मुझे सलाह देने आए हो? अरे तुम्हें तो खुद किसी और की सलाह की जरूरत है, इसलिए अपनी ये बकवास सी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्रुति शौर्य की आंखों में देखकर बोली, लगता है कोई और पसंद आ गया, तुम्हें कहीं दुआ तो नहीं? श्रुति की बात सुनकर शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने श्रुति का हाथ अपने सीने से हटाया और गुस्से में कांपते हुए बोला, उसका नाम तुम अपनी गंदी जुबान से लेना भी मत, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। शौर्य की बात सुनकर श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, वाओ क्या बात है, मैंने तो बस अंदाजे से तीर फेंका था, लेकिन वो तो बिल्कुल सही जगह जाकर लगा। क्या बात है, आखिर ऐसी क्या बात है दुआ में जो हर कोई उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है? पहले अथर्व और अब तुम, घर में भी सब बस दुआ दुआ। अरे उसके अलावा भी लोग हैं, कभी उन पर भी ध्यान दे लिया करो। शौर्य सार्कास्टिकली बोला, तुम में ऐसा ध्यान देने के लिए है क्या जो मैं तुम पर ध्यान दूंगा? श्रुति मुस्कुराकर शौर्य के करीब जाकर बोली, रियली? लेकिन उस रात तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर था, भूल गए उस रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बेड पर? तभी शौर्य ने श्रुति को खुद से दूर किया और गुस्से में बोला, दैट वाज ए वन नाइट स्टैंड, और ऐसे मैं न जाने कितनी लड़कियों के साथ सो चुका हूं, तो क्या मैं हर किसी को याद रखूंगा, हर किसी पर ध्यान दूंगा? तुम में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो मैं तुम पर ध्यान दूंगा।
श्रुति शौर्य को देखकर बोली, तो उस दुआ में ऐसा क्या है जो तुम्हें उस पर ध्यान देना है? एक बार मुझे भी मौका देकर देखो, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगी तुम्हें, और ऐसा नहीं है जैसे मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड ना किया हो। श्रुति की बातें सुनकर शौर्य को अब गुस्सा आ रहा था। उसने श्रुति को खुद से दूर किया और गुस्से में बोला, तुम्हारे जैसी स्लट और कुछ कर भी नहीं सकती। वो दूसरों के बिस्तर पर जाकर उन्हें खुशी कर सकती है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं है। और मुझे तो शक है कि तुम मर्दों को सेटिस्फाई भी कर पाओ, क्योंकि अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। शौर्य के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर श्रुति को हद से ज्यादा गुस्सा आया। श्रुति शौर्य को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। तो शौर्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, रियली अब तुम बताओगी कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूं या नहीं? तभी शौर्य एक झटके में श्रुति के करीब हुआ और उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने नजदीक लाकर बोला, तो बताओ क्या कर सकती हो तुम? क्या तुम अथर्व राजवंश को अपने जाल में फंसा सकती हो? नहीं, कभी नहीं। वो तुम्हारे झांसे में कभी नहीं आएगा। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना बस वन नाइट स्टैंड के लिए बनी है, प्यार के लिए नहीं। और तुमने क्या पूछा था मुझसे? दुआ में ऐसा क्या है जो सब उसके ऊपर ध्यान देते हैं? उसमें वो है जो तुम में कभी नहीं हो सकता, समझी? इतना बोलकर शौर्य ने झटके में श्रुति को छोड़ा तो श्रुति काउंटर के ऊपर गिरी हुई जो ग्लास रखे थे वो नीचे गिर गए और टूटकर बिखर गए। श्रुति गुस्से में कांपते हुए शौर्य को देख रही थी। वहीं शौर्य अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने रूम में चला गया। श्रुति गुस्से में शौर्य को जाते हुए देख रही थी। वो खुद से बोली, अभी तुम नशे में हो शौर्य खुराना, एक बार तुम्हारा नशा उतरने दो तब तुमसे बात करूंगी, लेकिन तुम्हें इस तरह छोड़ भी तो नहीं सकती। तुम्हारे नशे में होने का फायदा भी तो उठाना बनता है। नशे में तुम काफी ज्यादा वाइल्ड होते हो, और तुम्हारा वो वाइल्ड होना, तुम्हारा वो सेंसुअल टच, तुम्हारी परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, पहली बार में तुमने मुझे अपना कायल कर दिया था, तो एक बार मौका फिर मिल रहा है, उसे तो इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दे सकती। इतना बोलकर श्रुति शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए शौर्य के पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ अथर्व इस वक्त दुआ के ऊपर था और वो दुआ के साथ इंटीमेट हो रहा था। दुआ के हाथ अथर्व की बैक पर रखे हुए थे, जिससे उसके नाखून अथर्व की पीठ पर चुभ रहे थे। अथर्व ने अपना चेहरा दुआ के गले में छुपाया हुआ था और वो दुआ की गर्दन पर किस कर रहा था। दोनों की बॉडी पसीने से भरी हुई थी, जबकि वहां का मौसम ठंडा था, लेकिन दोनों इस वक्त पूरी तरह से पसीने में नहाए हुए थे। तभी दुआ धीरे से सिसकते हुए बोली, इट्स हर्टिंग, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज अब बस कीजिए। तो अथर्व उसी रह दुआ के कान में धीरे से बोला, सॉरी लिटिल वाइफ, कुछ देर तुम्हें और बर्दाश्त करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसी तरह आधा घंटा और निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद अथर्व दुआ से अलग हुआ और उसकी बगल में लेट गया। दुआ की सांसें इस वक्त काफी ज्यादा गहरी थी। अथर्व ने दुआ को अपनी बाहों में खींच लिया, तो दुआ ने भी अपना सर अथर्व के सीने पर रख लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने दुआ के चेहरे को देखा तो वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और अपनी शर्ट उठाकर दुआ को पहना दी। दुआ धीरे से अथर्व से बोली, आप बहुत बुरे हो, आपको मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो दुआ के कान के पास जाकर धीरे से बोला, लिटिल वाइफ, अभी तो कुछ नहीं है, कल सुबह देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। अथर्व की बात सुनने के बाद भी दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो अथर्व से बहस करने की हालत में नहीं थी। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, तो अथर्व ने भी अपने हाथों को दुआ कर बालों में चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अथर्व की आंखें भी बंद हो चुकी थीं और दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ श्रुति शौर्य के साथ बेड पर थी। शौर्य नशे में था तो उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसे श्रुति में दुआ नजर आ रही थी और वो श्रुति के साथ इंटीमेट हो रहा था। शौर्य श्रुति को देखकर बोला, यू आर वेरी सेक्सी एंड ब्यूटीफुल, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम अब मेरे साथ रहोगी? श्रुति भी शौर्य का साथ देते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ वक्त बाद शौर्य उसी तरह श्रुति के ऊपर हौंफते हुए लेट गया। इस वक्त उन दोनों की सांसें तेज थी, ना जाने कब उसी तरह श्रुति के ऊपर लेटे लेटे वो सो गया। तभी श्रुति ने शौर्य को खुद के ऊपर से पुश किया और बगल में लिटाया। वो शौर्य के चेहरे को देखने लगी और मुस्कुरा कर बोली, कल की सुबह तुम्हारे लिए धमाकेदार होने वाली है शौर्य खुराना। आई नो तुम मेरे साथ क्यों इंटीमेट हुए, क्योंकि तुम्हें मुझ में दुआ नजर आ रही थी। वैसे मानना पड़ेगा, दुआ को जिस मर्द से मिलती है उसके ऊपर ही उसका जादू चल जाता है, लेकिन तुम्हारा जब ये सपना टूटेगा ना, तब तुम्हारा चेहरा देखने में बड़ा मजा आने वाला है। वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बड़ी लाजवाब है, अभी भी तुम उसी तरह हो, काश तुम्हारे साथ में जिंदगी भर रह पाती। इतना बोलकर श्रुति शौर्य के बगल में लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह शौर्य की नींद खुली तो उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपनी जगह से उठकर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। शौर्य ने अपनी हालत देखी तो उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर शौर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी बगल में देखा तो एक लड़की उसकी तरफ से करवट लेकर लेटी हुई थी। शौर्य कल रात के बारे में याद करने लगा तो उसके दिमाग में दुआ का चेहरा घूम गया। शौर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो खुद से बोला, दुआ वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसने अपने बगल में लेटी हुई लड़की को पलटा तो उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई।
श्रुति को वहां देखकर उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने श्रुति के हाथ को पकड़ा और गुस्से में पकड़कर खींचा, जिससे श्रुति की नींद खुल गई। श्रुति खुद को ब्लैंकेट में समेटते हुए उठकर बैठ गई और अपनी नींद भरी आंखों से शौर्य को देखने लगी। तभी शौर्य गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे बिस्तर पर? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? श्रुति उनीदी आवाज में शौर्य को देखकर बोली, तुम इस तरह भड़क क्यों रहे हो? कल रात को तो तुम काफी ज्यादा वाइल्ड हो रहे थे और ये बोल रहे थे कि तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने दोगे, तुम मुझे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सुबह होते ही तुम्हारा तो रंग ही बदल गया। तो शौर्य श्रुति को देखकर गुस्से में बोला, वो सब मैंने तुम्हें नहीं कहा था, वो सब तो मैं। इतना बोलकर शौर्य चुप हो गया। उसने अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दी। तो श्रुति मुस्कुरा कर बोली, ओ हाँ, वो सब तुमने दुआ को बोला था, लेकिन क्या करूं, मुझे लगा कि तुमने मुझे बोला है और फिर मैं भी तुम्हारे साथ बहक गई, हम दोनों के बीच वो सब हो गया। और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों पहली बार इंटीमेट हुए हैं, पहले भी तो हो चुके हैं ना, तो जस्ट रिलैक्स, चिल करो। शौर्य श्रुति को देखकर गुस्से में बोला, तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। तो श्रुति मुस्कुरा कर बोली, देखोगे भी नहीं, खैर अब हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है। इतना बोलकर श्रुति ने अपनी बॉडी से ब्लैंकेट हटाया और उसी तरह उठकर वॉशरूम में चली गई। शौर्य अपना सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया हो या वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हो, लेकिन श्रुति उसे कुछ खास पसंद नहीं थी और वो एक बार जिस लड़की के साथ इंटीमेट होता था उसके साथ उसने कभी दोबारा हुकअप नहीं किया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता था। और श्रुति आज उसके बेड पर उसके रूम में पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ वाटरफॉल के नीचे अथर्व दुआ को लेकर वाटरफॉल के नीचे आ चुका था। दुआ ने इस वक्त अथर्व की शर्ट पहनी हुई थी, जो गीली होने की वजह से उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी और उस शर्ट से दुआ की बॉडी पूरी तरह विजिबल हो रही थी। वहीं अथर्व इस वक्त दुआ को एक पत्थर से टिकाए खड़ा हुआ था और उसकी गर्दन को चूम रहा था। दुआ के हाथ भी अथर्व के बालों में चल रहे थे। तभी अथर्व ने दुआ की गर्दन से अपने होंठ हटाए और उसकी शर्ट को पकड़कर खींच दिया, जिससे वो अगले ही पल आगे से खुल गई। ये देखकर दुआ ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। दुआ को इस तरह देखकर अथर्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और अथर्व ने झुककर अपने होंठ दुआ के क्लीवेज पर रख दिए। धीरे धीरे अथर्व दुआ के क्लीवेज को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा और एक वक्त पर आकर वो अपने घुटनों पर आ गया और अब उसके होंठ दुआ के पेट पर चल रहे थे। उसकी नज़र उस निशान पर गई जो कल रात उसने दुआ को दिया था। वो अभी भी उसी तरह डार्क ब्लू कलर का था। अथर्व ने अपने होंठ उस निशान पर रखे और धीरे धीरे उसे शक करने लगा। दुआ ने अपनी उंगलियों को अथर्व के बालों में उलझा रखा था और वो अथर्व के सर पर दबाव बना रही थी। अथर्व पैशनेट होकर दुआ के पेट को चूमे जा रहा था। अब दुआ के होठों से सिसकियां निकलना शुरू हो गई थी। तभी अथर्व खड़ा हुआ और उसने दुआ के चेहरे को देखा जो एकदम लाल हो चुका था। अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में उठाया और वहां एक पत्थर के पास लेकर गया। अथर्व ने दुआ को वहां लिटाया और वो उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये कुछ अलग है ना लिटिल वाइफ, समथिंग डिफरेंट। तुम्हें पता है मुझे नई चीज एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है, और इस वाटरफॉल के नीचे तुम्हारे साथ। इतना बोलकर अथर्व ने अपनी बात बीच में छोड़ दी। वहीं दुआ अथर्व की बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। अथर्व की बात का मतलब समझते ही दुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे इस वक्त हद से ज्यादा शर्मा रही थी। हालांकि जब अथर्व उसके करीब आता था, जब उसे टच करता था, तो एक्साइटमेंट में उसकी शर्म गायब हो जाती थी, लेकिन जब वो उससे इस तरह की बातें करता था तो उसके चेहरे पर एक हाय की लाली बिखर जाती थी।